हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरुजी। यस गुरुजी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग निरंतर तरीके से अच्छे तरीके से क्लास को कर रहे हैं और आप लोग उसमें अच्छे तरीके से लाइक और शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब बेसिस कर रहे हैं। तो 3 दिन टेक्निकल इशू की वजह से समस्याएं हो गई थी, इसलिए क्लास नहीं गया था, लेकिन कल से फिर से रेगुलर जा रही हैं। और अब कोशिश यही है हमारी तरफ से कि अब डेली कम से कम 4 वीडियो डेली आपको मिले, ताकि आर ओ में जो बहुत कम समय बचे हैं उसको अच्छे तरीके से हम लोग प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर सके। यूपी स्पेशल हम लोगों ने अच्छे तरीके से जो है क्लास किया, उसमें 10 चैप्टर अच्छे से हमने कंप्लीट किया। आपको हमने बताया था कि टोटल 21 चैप्टर्स हैं। चैप्टर वाइज हमने पढ़ाया, 4 चैप्टर्स पहले वीडियो में, 4 चैप्टर दूसरे वीडियो में और 2 चैप्टर कल हमने पढ़ाया, तो टोटल 10 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आज 3 चैप्टर हम और पढ़ाएंगे तो हो जाएगा 13 चैप्टर। उसके बाद आपके 8 चैप्टर और बचे रहेंगे। मुश्किल से 2 या 3 वीडियो में क्या होगा, यूपी स्पेशल टोटल कंप्लीट थियरी के साथ, चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन उससे संबंधित प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को लेते हुए कंप्लीट हम लोग कर रहे हैं। और आप लोग काफी अच्छे से उसको लाइक भी कर रहे हैं। तो उसके बाद देखो, जैसे ये कंप्लीट होगा, हमने आपको पता है कि प्राचीन इतिहास की अपने पूरे नोट्स की अच्छे से पढ़ा रखा है। प्राचीन इतिहास को आप लोगों ने देखा भी। उसी क्रम में मध्यकालीन इतिहास को भी बहुत जल्द ही एक वीडियो में ही आपको पूरा कंप्लीट मैराथन क्लास में कंप्लीट करा दिया जाएगा और एक वीडियो में ही आधुनिक भारत को भी कंप्लीट किया जाएगा। और 9 बजे हम लोग 9 PM पर हम लोग भारत का जो भूगोल चल रहा है उसमें हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट 2 हम लोग करके आज दक्षिण भारत की प्रमुख पर्वत चोटियों को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हमारे बारे में है। देख लीजिएगा, अजेश कुमार पटेल, 6 ईयर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम है। ज्योग्राफी हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट ही रहा है। ऑन अकेडमी के एजुकेटर्स भी हम हैं। उसके बाद एग्जाम प्लस एजुकेटर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस और यूपीपीसीएस आर ओ ARO हमारे द्वारा रिटन एग्जाम क्वालिफाई भी किया गया है। इसलिए कोई टेंशन नहीं, आप लोग को अच्छे तरीके से जो मटेरियल दिया जा रहा है बस आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो करिए। ये हमारे द्वारा तमाम तरह के वनडे लेवल के एग्जाम भी क्वालिफाई किए गए। ये देखो, पीडीएफ आपको पाने के लिए निश्चित रूप से आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, निःशुल्क है। आपको यहीं पर सारे नोट्स भी शेयर किए जाएंगे। हमारे जो नोट्स है वो भी यहीं शेयर किए जाएंगे, इसलिए प्रॉपर तरीके से आप इसको ज्वाइन करते रहिए। ठीक है, आइए देखिए, पहला चैप्टर था संक्षिप्त अवलोकन, हम लोगों ने कर लिया। दूसरा था भौतिक विज्ञान, भौतिक विन्यास, इसको हमने पढ़ा। जलवायु और मृदा को हमने अच्छे से पढ़ा। प्राकृतिक वनस्पति वन्यजीव, ये हमने एक वीडियो में पढ़ा था। दूसरे वीडियो में नदी, झील और आर्द्र भूमियों को हमने खत्म किया था। रामसर स्थल को भी देखा था। कृषि और पशुपालन को हमने देखा। सिंचाई और बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं को देखा था। उद्योग, ये दूसरे वीडियो में देखा था। कल जो हमने देखा, खनिज और ऊर्जा संसाधन को देखा, परिवहन और पर्यटन को देखा था। अब उसके बाद आज क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का क्लास, छोड़िएगा नहीं और प्रॉपर शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश का इतिहास हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश कला और संस्कृति देखेंगे, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं देखेंगे, और तीनों अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और जो बच्चे नए होंगे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक तो अवश्य करना ही है। 1 मिनट बस देख लेते हैं कि सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं। चलिए देखो, उत्तर प्रदेश का इतिहास हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि अब उत्तर प्रदेश के जो पीसीएस लोक सेवा आयोग का जो मुख्य परीक्षा है उसमें पेपर 5 और पेपर 6 निश्चित रूप से आपको यूपी स्पेशल से इंक्लूड कर दिया गया, इसलिए इसकी महत्व काफी बढ़ गई है। और हर एग्जाम में यह मान के चलिए कि आने वाले एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतिहास से भी संबंध हो जाते हैं, भूगोल से भी संबंध है, पर्यावरण से भी संबंधित है। तो वहां से भी जो वहां पर पूछे जाएंगे क्वेश्चन वह भी यूपी स्पेशल के पूछे जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए, तो हम लोग जानते हैं कि देखिए, कपास उगाने का साक्ष्य आपको पता है कि भारत में ही सबसे पहले साक्ष्य देखा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कहां पर देखने को मिला है, तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर पड़ता कहाँ है बच्चा, तो पड़ता है मेरठ में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, मेरठ वाले, 1 मिनट रुक जाइएगा बस। हाँ, मेरठ वाले रीजन में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखो, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो यह आपका लहुरा देव कहाँ पड़ता है, तो संत कबीर नगर आपको देखने को मिलेगा। संत कबीर नगर में लहुरा देव स्थान है, वहीं पर कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ से, कुछ महत्वपूर्ण जो स्थल पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। वाराणसी आपको पता है कि सारनाथ, उसमें महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, जिससे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम जाना जाता है। प्रयागराज में देखो, चौपानी मांडो झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तनों का अवशेष मिला है पाषाण काल में। ठीक है, और कोल्डिहवा, यही प्रयागराज में एक स्थान है कोल्डिहवा, वहां पर प्राचीनतम चावल के साक्ष्य। दो चीज आपने देखा
कि प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य लहुरा देव से मिला, लेकिन अगर यहाँ पर पूछे कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य तो कोल्डिहवा कहाँ पर, प्रयागराज में। प्रतापगढ़ देखो आपको पता है काफी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पर शवाधान के साक्ष्य जो 14 शवाधान हुए थे सब पाषाण काल के समय के हैं, यहाँ पर देखने को मिले। वहीं पर महदहा एक स्थान है, कई बार पूछा था कि महदहा कहाँ पर स्थान है, तो आप बता देना प्रतापगढ़ में। सराय नहर रार वहीं पे है, तो सराय नहर राय हो जाए, महदहा हो जाए। यहाँ पर देखो महदहा से गर्तावास साक्ष्य के हड्डियों की आभूषण एवं मृग के छल्लों की माला मिली है। इसका मतलब है गर्तावास मतलब गड्ढा, गड्ढों में घर बनाकर रहने का साक्ष्य मिला है, और हड्डियों के आभूषण और जो मृग हैं, मृग मतलब हिरणों के जो सींग होते हैं उनके छल्लों की माला का साक्ष्य आपको देखने को मिला है। कहां से, महदहा से। तो महदहा और सराय नहर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैप में देखने का प्रयास करिए कहां कहां पर चीजें थी। आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो थोड़ा सा कहानी इसमें बढ़ाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपका एक कनेक्टिविटी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उत्तर प्रदेश का इतिहास हजारों साल पुराना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्य संस्कृति का वाहक रहा है, और आर्य संस्कृति से लेकर आप देखोगे 1947 तक आपको पूरा प्रॉपर साक्ष्य देखने को मिलेगा। मतलब बहुत महत्वपूर्ण काम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसका मतलब उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंस शुरू से ही बहुत ज्यादा रहा है। कह रहा है कि यहाँ का इतिहास आर्यों से लेकर के देखो स्वतंत्रता के आंदोलन तक क्या है, निरंतर प्राप्त होता रहा है। महाभारत हो, चाहे रामायण हो जाए, चाहे पुराण हो जाए, ये जितने भी महाकाव्य है सब इसी जगह पे लिखे गए हैं, यही इसका केंद्र स्थली रहा है। ठीक है। कुंभ मेला आपको पता ही है कि पूरे विश्व में जो है अपना एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह वैभव और संस्कृति का परिचायक है। बौद्ध आपको देखा ही, जैन धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खूब जम के हुआ है, ये आपको पता ही है। सारनाथ आपका सीधा उदाहरण है। उसके बाद देखो सारनाथ के बारे में कहा है। फिर उसके बाद देखो कुरु है, पांचाल है, वत्स है, जो 16 महाजनपद महात्मा बुद्ध के समय हुआ करते थे, उसमें से भी बहुत सारे महत्वपूर्ण लगभग 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से ही संबंधित देखने को मिलेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल आइए हम लोग अपने पॉइंट पे चलते हैं जो महत्वपूर्ण है। देखो उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है और सहारनपुर जिला है, उसमें ताम्र पाषाणी संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कहां से ताम्र पाषाणी जो है, एक मिनट, हाँ, ताम्र पाषाणी संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, तो कहां से, मेरठ और सहारनपुर जिला। आपको पता है कि सहारनपुर जिला कहां, उत्तराखंड से लगता है और सबसे उत्तरी जिला भी है। मेरठ आपको दिखाया हमने। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य सोनभद्र के सिंगरौली में, प्रयागराज की बेलन घाटी में और चकिया चंदौली में पूरा स्थलों मिलते हैं। अब देखो कुछ लोगों को पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल में अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसके लिए मैंने पहले ही प्राचीन इतिहास का अपना नोट्स अच्छे से पढ़ा रखा है। 2 पार्ट में, मात्र 2 वीडियो में पूरा प्राचीन इतिहास खत्म किया गया है। जो बच्चे नए होंगे यहाँ देख लेंगे, उसके बाद जाकर के वहां पर देख लेंगे पूरा अच्छे से, पूरा एक एक चीज अच्छे से डिफाइन किया गया है और वहां पर कैटेगराइज करके बांटा गया है। ठीक है, निम्न पूरा, उच्च पूरा, मध्य पूरा, उसके बाद नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल पूरा अच्छे से पढ़ाया गया। ठीक है, तो जिसको समस्या होगी वहां जाकर के देख लेगा, इसलिए मैं यहाँ पर यहीं से कनेक्ट करके आगे चल रहा हूँ। अब देखो अगर हम बेलन घाटी की बात करेंगे तो वहां पर लोहदा नाला क्षेत्र पड़ता है। कई बार पूछ लेता है लोहदा नाला क्षेत्र। बेलन घाटी का लोहदा नाला क्षेत्र से पाषाण मतलब होता है पत्थर के उपकरणों के साक्ष्य एवं एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मिटा देते हैं, समझ में आ जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी। तो अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा उत्तर प्रदेश में कहां से देखने को मिलेगी, तो यही बेलन घाटी। बेलन घाटी बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना कहां पर, लोहदा नाला क्षेत्र। ठीक है, यही बेलन घाटी मिर्जापुर से लेते हुए सोनभद्र से होते हुए यह फैला हुआ है। ठीक है, और कुछ पार्ट आपका मध्य प्रदेश वाले रीजन में भी है। अब देखो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य प्रमुख रूप से प्रतापगढ़ के सराहा नहर राय और महदहा। हमने आपको दिखाया कि दोनों स्थल कहां पर, प्रतापगढ़ में सराय नहर राय, इसको याद कर लीजिए, और महदहा सीधा सीधा लगाने के लिए आता है, लगा दीजिएगा। यह सब कब, मध्य पाषाण कालीन स्थल है, यह भी ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण कालीन स्थल है। सराय नहर राय और महदहा कहां पर, प्रतापगढ़ पे। सराय नहर राय का उत्खनन किसने करवाया, तो प्रोफेसर GR शर्मा के द्वारा किया गया। क्या मिला सराय नहर राय से, देखो अभी ऊपर भी हमने दिखाया है आपको फिगर में, 14 समाधान मिले थे, जिनमें मृतकों का सिर पश्चिम दिशा की तरफ, जैसे कि अगर ये पूरब है और ये पश्चिम है, तो मृतकों का सिर किधर, पश्चिम दिशा में मिला है। और 8 गर्त चूल्हे मतलब गड्ढे खोद करके उसमें चूल्हे बनाए गए थे,
ऐसे चूल्हे भी वहां से प्राप्त हुए हैं। तो सीधा सीधा पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किस स्थानों से गर्त चूल्हे मिले हैं, तो आप कहेंगे कि प्रतापगढ़ के सराय नाहरराय से। यह पूछ लेगा कि मृतकों का सिर पश्चिम दिशा में है या समाधान के साक्ष्य कहां से मिले उत्तर प्रदेश में, तो आप लिखेंगे सराय नाहरराय से। अगर पूछ लेगा कि सिंह से निर्मित छल्लों का आभूषण उत्तर प्रदेश किस स्थान से मिला है, तो आप बताएंगे कि महदहा से। कहां पड़ता है, तो प्रतापगढ़ में। चलिए, उम्मीद करते समझ में आ गया वो। देखिए यही अगली लाइन यहीं पर है भी कि मृग सिंह के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण कहां से, प्रतापगढ़ के महदहा वाले स्थान से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि महदहा से ही देखो 12 सिंगा, भैंस, हाथी, गैंडा, सुअर, कछुआ, मतलब मिला जुला करके जंतुओं के जो है जंतुओं के अवशेष भी वहां से देखने को मिलते हैं। प्रतापगढ़ में एक स्थान दमदमा भी है। 3 स्थान आपने देखा, एक महदहा देखा, एक सराय नाहरराय देखा, एक दमदमा भी देखा। तो दमदमा से क्या मिला, यहाँ से हड्डी और सिंग के उपकरण यहाँ से भी मिले हैं और यहाँ से भी गर्द चूल्हे और 41 समाधान यहाँ पर मिले हैं। तो लगभग लगभग जब भी आएगा तो एक ही जगह के सभी स्थान नहीं देगा, जब भी देगा तो उत्तर प्रदेश दे देगा, उसके बाद मध्य प्रदेश दे देगा, उसके बाद आप देखेंगे कि उधर महाराष्ट्र साइड का दे देगा, तो गुजरात साइड का दे देगा। तो निश्चित रूप से आप इसमें छाट ले आएंगे। 3 स्थल को आप याद रखिएगा, एक महदहा, एक दमदमा याद रख लेना, और उसके बाद आप एक याद रख लेना सराय नाहरराय। ठीक है, ये 3 याद रख लेना। महदहा और दमदमा से लगभग लगभग समान तरह की चीजें मिली हैं, और सराय नाहरराय से आपने देखा कुछ चीजें सराय नाहरराय की दमदमा में भी मिली हैं, जैसे गर्तावास चूल्हे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए मध्य पाषाणकालीन पाषाण संस्कृति के साक्ष्य। देखो प्रयागराज जनपद के मेजा तहसील से भी मिला है, तो ये तुमने प्रतापगढ़ वाला देख लिया खेला। अब थोड़ा सा आ जाओ कहाँ, प्रयागराज वाले में। तो प्रयागराज में मेजा तहसील है, वहां पर एक स्थान है चौपानी मांडो। तो चौपानी मांडो पुरास्थल से झोपड़ियों और मिट्टी के बर्तनों का अवशेष मिला है। तो सीधे सीधे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश किस स्थान से झोपड़ी और मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य देखने को मिला है, तो यही चौपानी मांडो। या लगाने के लिए आ गया कि चौपानी मांडो स्थल कहां पर है, तो निश्चित लगा देना उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी कहां अगर आ जाए तो प्रयागराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा आराम समझिएगा, टेक्निकल चीजें होती हैं, कंफ्यूजन बना रहता है, इसलिए अच्छे समझा रहे हैं, क्योंकि इसमें छोड़ के जाने लायक नहीं है। प्रदेश के देखो अब ये हो गए नवपाषाणकालीन स्थल। तो नवपाषाणकालीन साक्ष्य कहां से, मिर्जापुर से, सोनभद्र से, बुंदेलखंड से और सराय नाहरराय, अभी आपने देखा प्रतापगढ़, तीनों जगहों से देखने को मिले हैं। मतलब मिर्जापुर वाले एरिया में भी, सोनभद्र वाले रीजन से, और पूरा बुंदेलखंड का जो रीजन है, और प्रतापगढ़ से, यहाँ से नवपाषाणकालीन स्थल मिले हैं। ठीक है, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य अभी हमने आपको ऊपर दिखाया था, कहां, लहुरा देव। कहां पर, संत कबीर नगर जिला। आइए देख लीजिए एक बार यहां से फिर से। देखो यहीं पर संत कबीर नगर जिला है, यहीं से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिला है, तो भूलिएगा मत, बहुत महत्वपूर्ण है। अब कह रहा है कि 9000 से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के 8000 ईसा पूर्व के मध्य यहाँ पर चावल के साक्ष्य देखने को मिले हैं। जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी तब तक पाकिस्तान का जो स्थल है मेहरगढ़, इसी को सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर मेहरगढ़ भी है और यहाँ पर लहुरा देव भी है, तो निश्चित रूप से आप लहुरा देव मारिएगा। ठीक है, और अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है, मेहरगढ़ है, तो आप मेहरगढ़ को मारिएगा, क्योंकि इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक, क्योंकि यह भी तो कृषि का ही पार्ट है, तो यही पूछा जाता है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। तो अगर मेहरगढ़ ऑप्शन में तो मेहरगढ़ मारिएगा, अगर लहुरा देव ऑप्शन में तो लहुरा देव पहले मारिएगा। ठीक है, अगर दोनों है तब भी आप लहुरा देव ही मारेंगे। देखो कोल्डिहवा प्रयागराज में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल माना जाता है। मतलब प्रयागराज में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से, कोल्डिहवा से भी देखने को मिला है। आ जाइए, प्रदेश में हड़प्पा कालीन साक्ष्य आलमगीरपुर, हुकाश, मांडी गांव से प्राप्त हुआ है। आलमगीर आपको पता है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मेरठ वाले जिले में आपको देखने को मिलता है। आलमगीर हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। आपने पढ़ा होगा पूर्वी विस्तार, पश्चिमी विस्तार, उत्तरी और दक्षिणी, सब हमने अच्छे से पढ़ाया है। प्राचीन इतिहास निश्चित रूप से आप जाकर के देखेंगे, यह विश्वास करते हैं, क्योंकि आपके 5 से 6 क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। और यहीं से कपास उगाने का साक्ष्य देखने को मिला है, और यही हमने आपको दिखाया था। यहाँ पे देखिए मेरठ, यही मेरठ जिला था, कपास उगाने का साक्ष्य आपको दिखाया गया था।
आलमगीरपुर आस्थान का नाम है और यही हड़प्पा का सबसे पूर्वी विस्तार भी माना जाता है। ठीक है, अब आ जाइए। कह रहा है बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र। ठीक है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में क्या 16 महाजनपदों की जानकारी का उल्लेख मिलता है। आपको पता है कि बौद्ध के समय में 16 महाजनपद, महाजनपद क्या होते हैं भैया, जैसे आज के समय में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं या भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी तरह पूरे अगर देखेंगे उत्तर भारत में तो 16 महाजनपद, मतलब कि कई सारे जिलों को मिलाकर के एक एक जनपद बनता था। तो ऐसे 16 महाजनपदों का विस्तार हुआ करता था और वहां पर एक एक राजा हुआ करते थे, पूरी व्यवस्था हुआ करती थी। ठीक है, तो उसमें से आप देखोगे कि 8 महाजनपद सीधा सीधा उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो सोचो उत्तर प्रदेश का महत्व उस समय से कितना ज्यादा था। उसमें देखो कौन कौन सा था, कुरु, काशी, पांचाल, कोसल, मल्ल, चेदी, वत्स और सूरसेन। इन सब को पूछा जाता है, इनकी राजधानियां पूछी जाती है, भी आपको दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आओ उत्तर प्रदेश के महाजनपद की अगर हम बात करें, देखिए कुरु महाजनपद की अगर हम बात करते हैं तो कुरु महाजनपद कितने जिलों में फैला हुआ था, देखो उसमें उसमें तो जिले थे नहीं, स्थान था। देखो बागपत हो गया, मेरठ हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, इतने जगहों पर फैला हुआ यह कुरु महाजनपद है। इसकी राजधानी मिलान करने के लिए पूछता है इंद्रप्रस्थ। उसके बाद देखो मथुरा वाले रीजन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर सूरसेन महाजनपद था, इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। और उसके बाद बरेलू, बदायूं और फर्रुखाबाद वाले रीजन में आज के समय में जो इसका एरिया है, यही एरिया में पाया जाता है। इसको हम लोग पांचाल महाजनपद बोलते हैं और ये पांचाल महाजनपद उस समय फैला हुआ था। इसकी राजधानी क्या है, अहिछत्र। और इसमें भी उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल में बटा हुआ है। देखो ये वाला आपको देखने को लग रहा है ना, ये दक्षिणी पांचाल है और ये वाला जो पार्ट है ऊपर उत्तरी पांचाल में, क्योंकि लंबा था तो दो पांचाल, दो राजधानियां बना दी गई थी। ठीक है, ताकि इसका शासन किया जा सके। तो इसमें जो दक्षिणी पांचाल है इसकी राजधानी कांपिल्य थी, जबकि उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी, अहिछत्र थी। मिलाने के लिए आता है, ध्यान रखिएगा। और अगर कुछ ना पूछे, सिर्फ और सिर्फ पांचाल महाजनपद की राजधानी पूछे, अहिछत्र ऑप्शन में रहेगा तो अहिछत्र मार दीजिएगा, या कांपिल्य रहे तो कांपिल्य मार दीजिएगा। उसके बाद देखो कोसल महाजनपद की बात करेंगे तो कोसल महाजनपद में देखो श्रावस्ती, कोसल महाजनपद की राजधानी क्या है, श्रावस्ती, यह ध्यान रखिएगा। पूरा 16 महाजनपद वहां अच्छे से पढ़ाया गया है, जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद मल्ल महाजनपद की बात करेंगे, देखो कुशीनगर देवरिया में फैला हुआ था, इसका राजधानी कहाँ, कुशीनगर। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी है। उसके बाद देखो वत्स महाजनपद काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी कहाँ पर, कौशाम्बी है। यह वाला देखो प्रयागराज, उसके बाद आपका भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर, इन सब जगहों पर फैला हुआ था। आ जाओ इधर आ जाते हैं, ये आपका जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, तो बुंदेलखंड में रीजन में चलते हैं तो यहाँ पर चेदी महाजनपद है। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है, शक्तिमती, या कहीं कहीं सुक्तिमती भी देखने को मिलता है, सुक्तिमती भी देखने को मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चाहे शक्तिमती आ जाए चाहे सुक्तिमती आ जाए, आप निश्चित रूप से लगा देंगे। तो ये 8 महाजनपद हमने उत्तर प्रदेश के आपको दिखाया, उसकी राजधानियों को दिखाया, याद रखिएगा जैसे हमने पढ़ाया, मैप से आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आ जाइए देखो यही चीज यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कौशल है, इसकी देखो श्रावस्ती व साकेत अयोध्या वाले रीजन में है। ठीक है, उसके बाद देखो कुरु का इंद्रप्रस्थ राजधानी, वत्स की कौशाम्बी, सूरसेन का हमने दिखाया मथुरा, मल्ल का देखो कुशीनगर, चेदी का सुक्तिमती या सोत्थिवती या सुक्तिवती भी होता है, वो हमने दिखाया। पांचाल में देखो अहिछत्र है, कांपिल्य है, ये हमने दिखाया। कौन कौन सा क्षेत्र है ये आप याद नहीं भी रखेंगे तो काम चल जाएगा। थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण है इस समय क्योंकि चर्चा में है आपका, ये वाला याद रखिएगा। कहाँ गया, एक मिनट बता रहा हूँ, ये वाला कोसल महाजनपद, क्योंकि अयोध्या इसमें चर्चा में है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या और अकबरपुर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा बस। अब आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कह रहा है शतपथ ब्राह्मण, सब कुछ वहां पढ़ाया गया है प्राचीन इतिहास में। जो बच्चा उस सीरीज को देखा होगा उसके लिए हवा लग रहा होगा, निश्चित रूप से आप जाकर के उसको देख लीजिएगा यहाँ पढ़ने के बाद। शतपथ ब्राह्मण में कोसल अवध का उल्लेख हुआ है। कई बार पूछा जाता है कि जो कोसल जनपद था, जो अवध वाला क्षेत्र है, उसका किसमें उल्लेख है, किस जो है आपका ग्रंथ में, तो शतपथ ब्राह्मण है, उसी में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। कह रहा है यह महाजनपद अवध क्षेत्र में स्थित है। इसमें उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती। यहां पर देखिए ये देखिए यह भी लंबा में है, उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है, तो यही जो दक्षिणी कौशल है इसकी राजधानी कुशावती है। ठीक है, जबकि उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। इसमें भी दो राजधानियां थी, दक्षिणी कौशल और उत्तरी कौशल, इसकी राजधानी क्या है, कुशावती। ठीक है,
चलिए ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए जो महत्वपूर्ण हम उसी को पढ़ा रहे हैं, बाकी आप लोग पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, एक बार पढ़ लीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो नए धर्मों को, आपको पता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या हुआ, उदय हुआ। कब? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इन दोनों धर्मों का उत्तर प्रदेश में व्यापक प्रभाव भी पड़ा। मथुरा तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र ही बन गया था। मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया था और गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ। और उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना, मतलब कि कहां पर बौद्ध धर्म पला, बढ़ा, फला, फूला, तो उत्तर प्रदेश ही। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ही सर्वप्रथम उद्देश्य दिया उन्होंने, उपदेश दिया। और उत्तर प्रदेश में ही आप देखेंगे कि मल्ल वाले जो है क्षेत्र में जाकर के उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखो गौतम, ये हो गया तीर्थकर जिनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में है। तो कुछ जैन धर्म के तीर्थकर हैं जिनका उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। जैसे ऋषभ देव हैं, अजीत नाथ हैं, शंभव नाथ है, अभिनंदन नाथ है, सुमित नाथ है, पद्म प्रभु हैं, सुपार्थ नाथ है, विमल नाथ है, अनंत नाथ है और पार्श्वनाथ है। इतने जो है जैन धर्म के तीर्थकर हुए जिनका जन्म कहाँ, उत्तर प्रदेश में हुआ। इसमें पार्श्वनाथ को याद रखना कि पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर, वाराणसी में हुआ है। और इसमें एक और याद रखना, ऋषभ देव वाला, ऋषभ देव का जन्म स्थान कहां पर है, तो अयोध्या में। ठीक है, चलिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध, सबसे पहले हमने बताया कि ऋषिपत्तनम भी उसको बुलाया जाता है, सारनाथ वाले रीजन को सबसे पहला अपना उपदेश दिया। उस उपदेश को किस नाम जाना जाता है, तो धर्मचक्र परिवर्तन। अब देखो, या धर्मचक्र प्रवर्तन। अब करा महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर, सर्वाधिक उपदेश कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिया। इससे आप पता लग सकता है कि उत्तर प्रदेश कितना बड़ा महत्व था। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, देखो अभी हमने आपको बताया कि मल्लों की राजधानी कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की क्या हुई, मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु को किस नाम जाना जाता है, तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखो सोहगौरा अभिलेख की अगर हम बात करें तो यह गोरखपुर जनपद में स्थित था, सोहगौरा। ठीक है, यह अभिलेख क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि मौर्य कालीन है और इससे पता चलता है कि मौर्य काल में जो अकाल आई थी उस समय जनता को अनाज का वितरण किया गया था। तो लगाने के लिए आता है सोहगौरा अभिलेख कहां पर है, सोहगौरा ताम्रलेख कहां पर है, तो लगा दीजिएगा गोरखपुर में है। अगर प्रदेश पूछे तो उत्तर प्रदेश में है। किस समय की जानकारी मिलती है सोहगौरा से, तो मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसमें पता चलता है कि अकाल के समय वहां की जनता को, प्रजा को क्या अनाज का वितरण किया जाता है। जैसे आज के समय में कोरोना काल में तमाम तरह के लोगों को जो एसटी या SC/ST या अपर जो भी थे, जब राशन की दुकानें बंद हो गई थी या बहुत सारी चीजें नहीं मिल रही थी, तो उनको भी अनाज की जो मात्रा थी वो बढ़ा दी गई थी और अनाज का वितरण किया गया था। उसी तरह सारनाथ का स्तंभ लेख, जिसका निर्माण किसने कराया था, सम्राट अशोक ने करवाया था। उसके शीर्ष पर बने सिंहों की आकृति को ही भारत का राजकीय चिन्ह बनाया गया, तो आसान आपको पता है। मेरठ के स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में तथा कौसाम्बी के स्तंभ लेख को अकबर के द्वारा प्रयाग के किले में स्थापित कराया गया। कई बार पूछा जाता है कि जो है कौसाम्बी का जो स्तंभ लेख है कहां पर स्थापित किया गया, तो प्रयाग के किले में। पहले इलाहाबाद का किला हुआ करता था, प्रयाग का किला, क्योंकि नाम बदल गया है। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। और जो मेरठ का स्तंभ लेख है वह कहां पर ले जाया गया, तो दिल्ली में। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। प्रयाग स्तंभ पर अशोक की रानी करुआकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख भी देखने को मिलता है, इसीलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, तो वहां पर आपको मेरठ का स्तंभ लेख दे देगा, प्रयाग का स्तंभ लेख दे देगा और तमाम तरह का दे देगा। तो आप बता दीजिएगा कि सर प्रयाग का स्तंभ लेख आपने बताया था। अशोक द्वारा निर्मित कौन सा, अहरौरा अभिलेख कहां पर, मिर्जापुर जिले में मिलता है। अहरौरा क्षेत्र ही आपका मिर्जापुर में है। ठीक है, तो हरौरा वाले क्षेत्र में मिलता है, मिलाने के लिए कभी आ जाए। अयोध्या से प्राप्त शिलालेख से पता चलता है, जो अयोध्या है इसमें फैजाबाद वाले एरिया की बात कर रहा है, तो अयोध्या से प्राप्त शिलालेख से पता चलता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। और उसने महर्षि पतंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए गए थे। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, तो निश्चित रूप से पुष्यमित्र शुंग ऑप्शन में था और आप पुष्यमित्र शुंग ही ऑप्शन में मारेंगे। ठीक है, इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो अयोध्या से प्राप्त शिलालेख से मिलती है। यह बात आप नोट कर लीजिएगा। इसीलिए मैं क्वेश्चन के रूप में भी आपको बता दे रहा हूं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर वैदिक युग से संबंध एक अतरंजी खेड़ा कहां पड़ता है, कासगंज जो एटा जिला है,
कासगंज से गैरिक मृदभांड और कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मतलब मट्टियों के जो बर्तन होते हैं उनकी बात करो तो काले रंग के, और गैरिक मतलब गेरुआ रंग के, तो गेरुआ रंग के और कृष्ण मतलब काले रंग के बर्तन हमको क्या है देखने को मिलते हैं। कहां से? अतरंजी खेड़ा से। कहां पड़ता है अतरंजी खेड़ा? तो हमने बताया एटा जिला कासगंज स्थान है। ठीक है, उत्तर वैदिक युग से संबंधित स्थल है ये अतरंजी खेड़ा। आपने देखा ही, शुंग कुषाण और गुप्त काल के अवशेष देखने को मिले हैं। और इसी अतरंजी खेड़ा से 1000 ईसा पूर्व के लौह का प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुंड और गैरिक और कृष्ण लोहित मृदभांडों के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। इसका मतलब अतरंजी खेड़ा काफी महत्वपूर्ण स्थल है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, कहां पड़ता है? कासगंज एटा जिला। अब आ जाइए, कुषाण शासक कनिष्क की दूसरी राजधानी किसने बनाया था? किसको बनाया था? तो मथुरा को। कुषाण का शासक था कौन? कनिष्क। कुषाण वंश का शासक कौन था? कनिष्क ही था ना। तो उसने अपनी दूसरी राजधानी कहां बनाई थी? मथुरा में बनाई थी। मथुरा कला शैली का जन्म इसी कनिष्क के काल में ही हुआ है, ये बात नोट करना। जैसे एक गांधार शैली है, एक मथुरा कला शैली है। बुद्ध की जो पहली मूर्ति बनाई गई है वह इसी मथुरा कला शैली से बनाई गई है, ये बात ध्यान रखना। और जो सारनाथ की कला शैली है वह भी मथुरा कला शैली से ही निर्माण हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि मथुरा कला शैली का जन्म कनिष्क के काल में हुआ है और इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। पहली शताब्दी में महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा कला शैली को ही दिया जाता है, ये बात नोट करना, कई बार पूछा गया है। तो उसमें ऑप्शन में गांधार भी रहेगा, मथुरा भी रहेगा, तो आप मथुरा को मारिएगा। प्रयाग के गढ़वा से कुमार गुप्त प्रथम के 2 शिलालेख और स्कंद गुप्त के 1 शिलालेख देखने को मिलते हैं। कहां से? प्रयागराज से गढ़वा से कुमार गुप्त के 2 शिलालेख और स्कंद गुप्त के 1 शिलालेख देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो लगाने के लिए आता है, जैसे भीतरी स्तंभ लिख दे देगा तो उसमें गाजीपुर ऑप्शन में रहेगा। तो गाजीपुर से प्राप्त भीतरी स्तंभ लेख से पुष्यमित्र शुंग और हुड़ों के साथ साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही जो आपको बताना चाह रहे हैं, उसी बात को समझिएगा। और कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट, मैं उसको देख करके आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। कह रहा है कि भीतरी स्तंभ लेख कहां से प्राप्त हुए? तो गाजीपुर से। उसमें क्या जानकारी मिली? तो पुष्यमित्र शुंग, हुड़ और स्कंदगुप्त के बारे में। गुप्त काल में देखो सारनाथ, मथुरा में उत्कृष्ट बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण शुरू हो चुका था। राज्य के ललितपुर जिले में देखो देवगढ़ नामक स्थल से गुप्त कालीन मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहीं पर दशावतार मंदिर है, कई बार पूछा जाता सीधा सीधा दशावतार मंदिर कहां पर है, तो आप लगा देना कहां पर? देवगढ़ से। देवगढ़ कहां पड़ता है? तो ललितपुर जिले में पड़ता है। कब का ये मंदिर बना है? तो गुप्तकालीन के समय में बना है। ज्यादातर मंदिरों का निर्माण ही गुप्तकालीन समय में हुआ है। भीतरगांव का मंदिर कई बार पूछा गया है, कहां पर है? तो लगा देना कानपुर जिलों में है। यह केवल ईंटों से ही बना हुआ मंदिर है, तो भीतरगांव का मंदिर सीधा सीधा लगा देना कहां पर? कानपुर में। ठीक है, अब आ जाइए, सारनाथ में ही धमेक स्तूप है जिसे अशोक ने 249 ईसा पूर्व में इसी स्थान पर बनाने का देखो आदेश दिया था, लेकिन बना कब? यह 500 ईसा पूर्व में बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, और फाहियान ने इसका विस्तृत उल्लेख किया है। तो अगर सारनाथ का धमेक स्तूप पूछे कि किसने बनाने का आदेश दिया, तो आप क्या कहेंगे? अशोक ने ही इसका आदेश दिया था। 249 ईसा पूर्व में बना कब? तो 500 ईसा पूर्व में बनकर तैयार हुआ। देखो कन्नौज के बारे में कई बार पूछा गया है कि कन्नौज का प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन काल में कन्नौज को कान्यकुब्ज के नाम से जाना जाता है। यह कन्नौज क्यों प्रसिद्ध था? तो हर्ष की वजह से यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि हर्ष ने थानेश्वर की जगह कन्नौज को क्या किया था? अपनी राजधानी बनाई थी। पहले थानेश्वर राजधानी हुआ करती थी, उसके बाद इसने राजधानी क्या कर दिया था? ट्रांसफर करके कन्नौज उत्तर प्रदेश में कर दिया था। और हर्षवर्धन के काल में ही कन्नौज समृद्धि के कारण महोदय श्री या महोदय नगर के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले को महोदय श्री या महोदय नगर के नाम से जाना जाता है। कन्नौज पर अधिपत्य के लिए गुर्जर प्रतिहारों, पाल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है, और इस संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? इन्हीं प्रतिहारों का हुआ है। तो कई बार पूछा है कि जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है, तो त्रिकोणीय संघर्ष में कौन कौन से शामिल थे? तो उसमें देखो गुर्जर प्रतिहार थे, पाल वंश था और राष्ट्रकूट वंश था। तो 3 वंश शामिल थे। उसमें आपका अन्य वंश दे देगा तो आप छाड़ दीजिएगा। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट तीनों लोगों का हुआ है, ये बात ध्यान। और विजय किसकी हुई? तो गुर्जरों का। फिर कह रहा है कि हुलासखेड़ा कहाँ पड़ता है? मोहनलालगंज वाले जिले में पड़ता, सॉरी स्थान में पड़ता है। कहाँ है यह? तो यह लखनऊ जिले में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिला आपको पता राजधानी है। तो वही कह रहा है कि हुलासखेड़ा मोहनलालगंज स्थान है लखनऊ में, वहां पर क्या
कुषाण कालीन 200 मीटर की लंबी सड़क, सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था, चांदी के देखो आहत सिक्के और कुषाण के तांबा का सिक्का, कार्तिकेय की स्वर्ण की प्रतिमा और गुप्त कालीन दुर्ग के भग्नावशेष, तांबा चांदी लोहे मोहर की छाप भी वहां से मिली है। तो बस आपको याद क्या रखना है, हुलास खेड़ा, ताकि हुलास खेड़ा कभी आ जाए तो दिमाग में आ जाए हुलास खेड़ा कहां पर थी, तो कानपुर में था। कहां पर, सॉरी लखनऊ में था। कहां पर था स्थान, तो मोहनलालगंज में था। वहां पर आहत सिक्के क्या होती है, जिसको चोट करके पीट पीट करके बनाया जाता था, तो आहत सिक्के। फिर उसके बाद देखोगे स्वर्ण की कार्तिकेय की प्रतिमा मिली है, कुशाणों के तांबे के सिक्के मिले हैं, यही सब चीजें मिली, एक दो बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। उसके बाद करा हर्षवर्धन का 628 ईस्वी का ताम्र दान पत्र लेख कहां से, शाहजहांपुर जिले से मिला है, वहां पे बासखेड़ा स्थान से, ठीक है, जिसमें हर्ष की वंशावलियां, प्रशासनिक संरचना और सैन्य अभियानों का उल्लेख मिलता है। कह रहा है कि हर्ष वर्ष प्रति 5 वर्ष में, 5वें वर्ष में प्रयाग जाता था और वहां पर महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। और क्या करता था, उसके द्वारा जितने भी 5 सालों में धन कमाए गए थे, जितनी भी जनता से कर लगा करके टैक्स जो भी माध्यम से कर वो कमाता था, वो क्या करता था, वहां जाकर के सब कुछ दान कर देता था और अपनी बहन के द्वारा दिए गए वस्त्र को पहन करके निहत्था, आप कह दीजिए कि वापस अपने राज्य में चला आता था। तभी से प्रयाग का आयोजन किया जाता था, आपको पता है, और अभी भी किया जा रहा है। फिर देखो श्रावस्ती 3 प्रमुख मार्गों उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्यपथ के केंद्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन, श्रावस्ती। मतलब श्रावस्ती में उस समय काफी जो है महत्वपूर्ण स्थल था, क्योंकि यहाँ पर उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्यपथ यहीं से होकर के गुजरते थे। बौद्ध मतानुसार संकिसा में भगवान बुद्ध, इंद्र वह ब्रह्मा के साथ स्वर्ग से धरती से अवतरित हुए, ये संकिसा में ऐसी कल्पना की गई, ऐसी बताया गया है। यह पांचाल महाजनपद कहां पड़ता है, फर्रुखाबाद में पड़ता है, ठीक है। देखो इतिहास को क्रमबद्ध ही पढ़ना चाहिए, तभी समझ में आता है। तो क्रमबद्ध यहाँ पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने प्राचीन इतिहास से जितनी भी घटनाएं घटी थी महत्वपूर्ण, उसको हमने पढ़ा। उसके बाद देखो मध्यकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। तो जब प्राचीन, मध्य और आधुनिक सबको अलग अलग बांट के पढ़ेंगे तब समस्या कहाँ से आएगी, समस्या आएगी नहीं। लेकिन आपको उसमें बस इतना ही कॉपरेट करना है कि अच्छे तरीके से आपको पढ़ते रहना है, ठीक है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है। आइए मध्यकाल में चलते हैं। कह रहा है कि 800, देखो कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो नहीं होंगी उसको हम लोग छोड़ दी हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। कह रहा 831 में महोबा में नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की। चंदेलों का राज्य जोजाक भुक्त, एक मिनट रुकिए तो, हाँ ठीक है, कहाँ गया, चंदेलों के राजा जुजाक भुक्त के नाम पर चर्चित था, ठीक है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में संबंधित है और इसकी राजधानी क्या थी, महोबा थी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि 831 ईस्वी में महोबा में नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की। तो अगर पूछे कि चंदेल वंश की स्थापना किसने की, तो नन्नुक ने। कहां पर चंदेलों की स्थापना हुई थी, महोबा में। और जो चंदेलों का राज्य है जोजाक भुक्ति के नाम से चर्चित था। तो कई बार पूछा जा सकता है कि जोजाक भुक्ति के नाम से किस राज्य का जो चर्चित था वंश, तो आप बोलेंगे चंदेलों का राज्य जो था उसी को जोजाक भुक्ति के नाम से जाना था। क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये सब कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो होगा उसको हम पढ़ेंगे और जो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उसको छोड़ देंगे। अब देखो फिर कह रहा है कि 1018 से 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर क्या किया था, आक्रमण करके गुर्जर प्रतिहारों को पराजित किया था। तो कन्नौज पर आक्रमण महमूद गजनवी ने कब किया था, 1018 1019 में, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल में इसका महत्व बढ़ जाता है। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश में 2 नगर फिरोजाबाद और जौनपुर का निर्माण कराया था। इसलिए इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि जौनपुर शहर का और फिरोजाबाद शहर का निर्माण किसने किया था, तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर का निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक ने, उसका जो भाई था, उसका छोटा भाई था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को, सॉरी बड़ा भाई उसका, आई थिंक बड़ा भाई, आप लोग कमेंट में लिखिएगा बड़ा भाई छोटा भाई, मुझे लग रहा है बड़ा भाई। बड़ा भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जौना खा के नाम से भी जाना जाता है, उसी के याद में करवाया था जौनपुर का निर्माण, ठीक है। इसको जौना खा के नाम से भी जाना जाता है किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए अब उसके बाद कह रहा है कि 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने
पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की। तो एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सरकी साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो सरकी साम्राज्य की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने किया है। ये बात एक दो बार बस आप लोग पढ़ते रहेंगे हमारे साथ, आपको याद हो जाएगा। मलिक सरवर ख्वाजा जहां। सरकी शासन के दौरान जौनपुर को सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है, यह बात नोट कर लीजिएगा। जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा ही कराया गया। अटाला मस्जिद कहाँ है, कई बार पूछा गया है। बदायूं का जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, यह भी पूछा गया है कि बदायूं का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो इल्तुतमिश ने कराया है। सल्तनत काल में सल्तनत काल एवं मुगल काल में कड़ा क्षेत्र कहाँ पड़ता है, प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है। वो उसमें जो है आपका महत्वपूर्ण इक्ता जो सूबा था, मतलब सल्तनत काल एवं मुगल काल में जो कड़ा क्षेत्र था वो क्या था, महत्वपूर्ण सूबा, काफी प्रसिद्ध जो है सूबा मतलब एरिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया था और वापस कड़ा आने के बाद उसने क्या किया था, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी, कहां पर, वहीं कड़ा वाले क्षेत्र में। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना कराई और इसे अपनी राजधानी, तो कई बार पूछा भी गया है कि आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाया, तो सिकंदर लोदी ने बनाया। कब बनाया यह भी आप ध्यान रखिए। सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता था। इक्ता का मतलब ने बता दिया कि एरिया, स्थान। बदायूं दिल्ली लखनौती व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र था। फिर उसके बाद देखो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया और इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी का संबंध इसी बदायूं से है और संभवतः इन्हीं के नाम पर उसका नाम बदायूं भी पड़ा है। तो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया कई बार पूछा गया है। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान पूछा जाए या कादिर बदायूनी का जन्म स्थान पूछा जाए, इतिहास का संबंध पूछा जाए, तो यही बदायूं से है। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर जिले में स्थित बरन का निवासी था, तो जियाउद्दीन बर्न बुलंदशहर से संबंधित हो गया। और मुगल काल में आगरा क्या था, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगर पूछे कि मुगल काल के समय में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था, वाराणसी दे देगा, लखनऊ दे देगा, आगरा दे देगा, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि आगरा था। ठीक है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अब देखो मुगल काल के समय में कुछ स्थापित जो प्रमुख स्थापत्य कला है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे जामा मस्जिद कहाँ पर है, संभल में है, कौन निर्माण करवाया, बाबर ने। आगरा किला कहाँ पर है, आगरा में, किसने निर्माण कराया, अकबर ने। इलाहाबाद का किला या प्रयागराज का किला, प्रयागराज में है, किसने, अकबर का किला उसको बोलते भी है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी में है। कहाँ पर है ये, उत्तर प्रदेश में है। किसने करवाया, अकबर ने करवाया। बुलंद दरवाजा देखो फतेहपुर सिकरी में है, कहाँ, अकबर ने करवाया। पंचमहल फतेहपुर सिकरी कहाँ, अकबर ने करवाया। खास महल फतेहपुर सिकरी किसने, अकबर ने करवाया। ये ध्यान रखना, अकबर ने, सोचो, बुलंद दरवाजा, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, यह सब फतेहपुर सिकरी वाले में रीजन में आपको देखने को मिलता है, अकबर ने कराया। उसके बाद जहांगीरी महल का किसने, आगरा में, अकबर ने। सब ये वाला सेक्शन सब उत्तर प्रदेश में है, देखना। उसके बाद देखो इत्मादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर, नूरजहां ने करवाया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा कई बार पूछा गया कहाँ पर है, ये आगरा में है। और अकबर का मकबरा कहाँ पर, सिकंदरा में, भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा था। ठीक है, ये जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। न्याय की जंजीर आगरा में है, किसने किया, तो जहांगीर के समय में। ताजमहल का निर्माण सबको पता है, ठीक है, शाहजहां के द्वारा। और मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नूरजहां ने आगरा में अपने पिता इत्मादुद्दौला का मकबरा स्थापित करवाया था, ये ऊपर हमने देख ही लिया। फिर देखो अकबर के नवरत्नों में टोडरमल, आपने टोडरमल का नाम सुना होगा, यह सीतापुर से थे। जबकि जो बीरबल थे, बीरबल कहाँ से थे, कालपी से थे। ठीक है, कालपी कहाँ पड़ता है, तो जालौन में पड़ता है, जालौन में पड़ता है, ये बात नोट कर लीजिएगा। फिर कह रहा है कि 1545 में कलिंजर के सैन्य अभ्यास के दौरान बारूद के विस्फोट से शेर शाह सूरी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। पूछा जाता है कि शेर शाह की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी, तो उसी कालिंजर के किले के फतह करने के दौरान उसकी मृत्यु, बारूद, उसने गोला मारा और जो दीवार थी वो गोला उससे टकरा करके फटा नहीं, बल्कि टकरा कर क्या हुआ, वापस इधर ही आ गया और आने के बाद कुछ देर बाद फट गया और वहीं से तोप उसको चलाया था और वहीं पर खड़ा था और उसकी मृत्यु शेरशाह सूरी की हो जाती है। उसके बाद कह रहा है शाहजहां द्वारा दिल्ली को मुगलों की राजधानी बनाने से पूर्व तक आगरा ही
मुगल साम्राज्य क्या थी, राजधानी थी। इसलिए आगरा का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी समय तक आगरा क्या थी, भारत की राजधानी के रूप में कार्य कर रहा था। बादशाह अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना करके इसे इलाहाबाद नाम दिया था। अब उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। फतेहपुर सिकरी को शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि माना जाता है, फतेहपुर सिकरी का स्थान। सलीम, जिसका नाम जहांगीर भी था, ठीक है, उसने फतेहपुर सिकरी में इसका जन्म हुआ था। इसी के लिए अकबर ने प्रार्थना की थी और सलीम के रूप में उसको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम क्या था, जहांगीर। ठीक है, आइए 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने खजुआ के युद्ध में शाहसुजा को पराजित किया था और उत्तराधिकार में निर्णायक सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, किसने, औरंगजेब ने। तो खजुआ का युद्ध अगर पूछे कि खजुआ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो औरंगजेब और शाहसुजा के बीच में हुआ था। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही ये दोनों युद्ध लड़े गए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए थे, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया, ऊपर हम लोग बातचीत कर ही चुके हैं। और जहांगीर ने उसको क्या किया था, पूर्ण करवाया था। बस आप लोग बने रहिएगा और प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिएगा, निश्चित रूप से आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना एग्जाम में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये चीजें हो सकती है, क्योंकि मैं उन चीजों पर बहुत ज्यादा जोर खुद दे दे रहा हूँ। देखो 1613 में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना की थी। ठीक है, क्योंकि सब काफी चर्चा में इसमें स्थल है, बुंदेलखंड वाला रीजन, इसे थोड़ा ध्यान रखना कि अगर पूछ दे कि झांसी की स्थापना किसने की, तो ओरछा शासक था, उसका नाम क्या था, वीर सिंह बुंदेला। 1732 में जैतपुर युद्ध के बाद झांसी को ओरछा के शासक छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दिया था। तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट था, पहला वाला पॉइंट। अब देखो यहाँ से हम लोग थोड़ा उत्तर मध्यकाल के बारे में बात करेंगे। मध्यकाल के बाद जो काल आता है उसको हम लोग उत्तर मध्यकाल बोलते हैं। तो उत्तर मध्यकाल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, तो उसके बाद का जो काल आता है वह काफी खराब स्थिति रहती है। कोई भी ऐसा मुगलों में ऐसा व्यक्तित्व निखर करके सामने नहीं आता है जो कि मुगलों का प्रॉपर तरीके से प्रतिनिधित्व कर सके और पूरी जनता को लेके साथ चल सके। तो यहाँ से आप देखें कि इनके ग्राफ में, इनके शासन में पूरी गिरावट आती है और अंततः अंग्रेज का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे फिर क्या होंगे, यह अंग्रेजों के गुलाम बनकर रह जाएंगे, पेंशन भोगी बनकर के रह जाएंगे और अंग्रेज क्या हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे और दिल्ली पर अपनी सत्ता को स्थापित करेंगे। आइए, औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, 1707 में। के बाद से प्लासी के युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध 1757 में। वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। ये बात देखो कितना यहाँ पे, यहीं से आपको समझ में आ गया कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ। उससे लेकर के वर्तमान उत्तर प्रदेश जो उस समय था, उस समय की स्थिति क्या हुआ, 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित अलग अलग जगहों पर हो चुके थे। उसमें कह रहा था कि अवध जो था मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण सूबा था। अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश जिलों पर अवध के नवाब का शासन था। उसमें देखो शहादत खां, यही आपका उत्तर प्रदेश का पहला जो है नवाब है, शहादत खां, इसी का नाम बुरहान उल मुल्क है। 1732 ईस्वी में अवध का प्रथम नवाब बना और 1732 ईस्वी में ही उसने एक स्वायत्त राज्य के रूप में अवध की स्थापना कर ली। मृत्यु कब हुआ है, 1707 में। किसका, औरंगजेब का। देखो जब तक औरंगजेब था तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके साम्राज्य से हम अलग स्वतंत्र रूप में घोषणा कर सके। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद 10-15 सालों तक जब कोई नेतृत्व देखा कि अब नहीं रह गया है, पूरी तरह से चीजें बिखर गई हैं, तब 5 स्वतंत्र अलग अलग राज्यों ने अपनी स्थापना की घोषणा कर। उसमें हमने देखा उत्तर प्रदेश में कि शहादत खान ने 1732 में स्वायत्त राज्य के रूप में अवध की स्थापना की घोषणा कर दी। आइए अवध के नवाबों के बारे में जरा देख लेते हैं। तो इसमें पहला नवाब हमने बताया 1732 से लेकर के 1739 तक इसने जो है कार्यभार संभाला। उसके बाद सफदरजंग, उसके बाद शुजाउद्दौला। कभी कभार क्रम निकालने के लिए आता है तो 3 क्रम ऊपर का याद रख लीजिए और अंतिम वाला एक याद रख लीजिएगा। 4 ही देता है ज्यादातर, 3 ऊपर के और एक नीचे का देता है, उसको आप लोग मिला लीजिए। कौन कौन मैं बता रहा हूँ, शहादत खां को याद रखिए, उसके बाद सफदरजंग को याद रखिए, शुजाउद्दौला को और अशफुद्दौला को, बस यहाँ तक याद रखिएगा। उसके बाद एक लास्ट वाला वजीद अली शाह को 1847 लेके 1856, 1857 में क्रांति होती है। ठीक है, तो 1847 लेकर के 1856 वाला याद रखना कि वजीद अली शाह। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध। तो कह रहा है बक्सर के युद्ध में आपको पता है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम, 3 राजाओं ने एक साथ मिलकर के लड़ा था। अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह उसमें कौन थे, शाह आलम द्वितीय थे। उनकी संयुक्त सेनाओं ने, तीनों तरफ की सेनाओं ने किससे, अंग्रेजों से लड़ा था, लेकिन बुरी तरह से पराजित हुए थे। ये ध्यान रखिएगा,
और 1764 में हार गए। उसी के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और बक्सर युद्ध के उपरांत अंग्रेजों और मुगल बादशाह के मध्य होती है। इसमें कई सारे इलाहाबाद के प्रांत अंग्रेजों को सौंप दिए थे। दोनों युद्ध याद रखना, 1757 का प्लासी युद्ध और 1764 का बक्सर युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया, यह ध्यान रखना। सुजाउद्दौला 1773 में वारेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि किया। तो कई बार पूछा था बनारस की संधि किसके किसके बीच हुई है, तो सुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग, उसमें गवर्नर जनरल था। तो सुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच कब, 1773 में। बहू बेगम का मकबरा कहां पर है, तो फैजाबाद अयोध्या में है। याद रखना, अयोध्या संबंधी सभी चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। अवध के नवाब अस्फुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद अयोध्या से कहां स्थापित कर दी थी, लखनऊ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अस्फुद्दौला ने अंग्रेजों से फैजाबाद की संधि 1775 में की थी। बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को क्या कर दिया था, सौंप दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि फैजाबाद की संधि कब हुई, 1775 में। किसके किसके बीच में हुई, तो अस्फुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। उसमें किसको फायदा हुआ, तो अंग्रेजों को। निश्चित रूप से किसी भी संधि में अंग्रेजों को ही फायदा होता था और बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गया। अस्फुद्दौला ने 1784 में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण कराया। इमामबाड़ा का निर्माण किसने कराया, किसने कराया भाई, मुहर्रम मनाने के लिए अस्फुद्दौला ने। कब, 1784 में। फिर आप देखोगे कि लखनऊ में रूमी दरवाजा का निर्माण भी अस्फुद्दौला ने 1784 में करवाया। और अकाल के दौरान रोजगार सृजन करने हेतु तुर्की इसका निर्माण कराया था, किसका, रूमी दरवाजा का। और इसको तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण चीजें थी, पेशेंस से आप लोग पढ़ते रहिएगा, सब कुछ आपका स्पष्ट हो जाएगा इसी वीडियो में। इसीलिए एक वीडियो मैंने पूरे साहित्यिक ऐतिहासिक स्थलों को अच्छे से ले लिया है। 1797 में शहादत अली खान ने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया। 1801 में शहादत अली खान ने बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली। किसने, शहादत अली खान। सब उत्तर प्रदेश संबंधी चीजें जो है महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि शहादत अली खान ने कब बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की, तो 1801 में। आगे चलकर शहादत अली खान को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी जाएगी, उसी अंग्रेजों को द्वारा दी जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके चाटुकार बन गया था ये। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वाजिद अली शाह अवध का कौन था, अंतिम नवाब। हमने आपको ऊपर दिखाया भी, इसका कार्यकाल भी आपको यहाँ पर दिखाया कि 1847 से लेकर के 1856। उसके बाद कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने आउटक्रम की रिपोर्ट के आधार पर, आउटक्रम की रिपोर्ट आई थी जिसने यह कहा था कि स्थिति बड़ी गड़बड़ चल रही है, आप क्या करिए, साम्राज्यों को अपने मिलाना शुरू की। उसी को हड़प नीति बोला जाता है। तो वही कह रहा, लॉर्ड डलहौजी ने आउटक्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में अवध को क्या कर दिया था, अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था। कई बार पूछा गया है कि अंग्रेजी साम्राज्य, जो अवध का साम्राज्य है, उसको कैसे मिलाया गया था, तो उसको बेलेजली की सहायक संधि से नहीं, बल्कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत मिलाया गया था। कब, 1856। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। निश्चित रूप एक लाइक बनता है, लाइक प्लीज कर देना। कह रहा 1836 ईस्वी में इस प्रांत का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत रखा गया था। और इस समय इस प्रांत में दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र भी क्या किए थे, उसमें शामिल किए गए। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर पश्चिमी प्रांत इसका नाम कब पड़ा। उत्तर प्रदेश जो एरिया था उसका नाम 1836 में, इसका नाम क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत। प्रांत से संबंधित भी आपके सारे कंफ्यूजन आगे चल के दूर हो जाएंगे। फिलहाल अभी यह जानिए कि उत्तर पश्चिमी प्रांत इसका नाम कब पड़ा, 1836 में। अब देखो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही, जरा उसको देखते हैं। 1857 में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, सबको पता है। विद्रोह की समाप्ति के बाद भारत का प्रथम वायसराय भी बन गया, कौन, लॉर्ड कैनिंग। तो चाहे भारत का प्रथम वायसराय पूछे या अंतिम गवर्नर जनरल पूछे भारत का, लॉर्ड कैनिंग है। फिर करा 1857 के विद्रोह को वीर सावरकर ने भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी, कई बार पूछा गया है। 29 मार्च 1857 का दिन था। 34वीं रेजिमेंट कहाँ की, मुर्शिदाबाद के निकट बैरकपुर में। मंगल पांडे कहाँ का निवासी था, बलिया का निवासी थे। उन्होंने क्या कर दिया, अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया और लेफ्टिनेंट ह्यूशन एवं बाग पर क्या कर दी, गोलियां चला दी। ह्यूशन और बाग पर गोलियां चला दी, किसने, मंगल पांडे ने। कहाँ के थे, बलिया के निवासी थे, ये ध्यान रखना। कौन से रेजिमेंट में, 34वीं रेजिमेंट, मुर्शिदाबाद के निकट बैरकपुर में। अब देखो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, निश्चित रूप से फांसी की सजा दे दी गई, उन्हें भी दे दी गई। यह तो पहली क्रांति हुई। उसके बाद देखो दूसरी क्रांति कब हुई, 10 मई 1857 के समय हुई। यह 29 मार्च की बात है। 10 मई 1857 को भारत की प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत कहां से, यही मेरठ से हुई है, उत्तर प्रदेश में। और इस आंदोलन का तत्कालीन कारण आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तत्कालीन सुअर और गाय की चर्बी का होना, जो कारतूस मुंह से खींच करके पहले काटा जाता था, उसके बाद बड़ी वाली बंदूक होती उसमें डालते थे। तो उनका मानना था
कि यह जो कारतूस बनती थी, जिसको मुंह से खींचना पड़ता था, यह जो है गाय और सूअर की चर्बी की बनी होती थी। तो उस समय धर्म का काफी प्रभाव था, तो इनसे ये लगता था कि हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने ऐसा किया, इसी को लेकर की यह क्रांति। हालांकि यह सत्यपूर्ण रूप से नहीं है, यह एक तात्कालिक कारण भले हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कई सारे गूढ़ कारण भी मौजूद थे। अब देखो, स्थान की बात करेंगे, कौन कौन से स्थान से कौन कौन सेनापति जब उस समय जब स्वतंत्रता का पहला बिगुल बजा था, आंदोलन हुए थे, तो कौन कौन कहां कहां नेतृत्व किया था, और कौन कौन सा ब्रिटिश सेनापति गवर्नर जनरल था जो उस विद्रोह को दबाने में सफल रहा। देखो, कानपुर में नाना साहेब, इनको ढोडू पंत भी कहा जाता था, और इन्हीं के सेनापति तात्या टोपी, यह दोनों ने मिलकर के काफी बहादुरी के साथ लड़ा, और कैंपबेल के द्वारा क्या किया गया था, यहाँ का विद्रोह दबाया गया था। लखनऊ का नेतृत्व किसने संभाला, आपको पता है, बेगम हजरत महल। इनकी पति की तो मृत्यु हो गई थी, तो बेगम, इनकी पति की मृत्यु पहले ही हो गई थी, बेगम हजरत महल ने, और यहाँ का भी जो है विद्रोह कैंपबेल ने दबाया। और झांसी, आपको पता है, वीरांगना लक्ष्मीबाई ने यहाँ का नेतृत्व संभाला, और हीरोज, उसमें हीरोज जो है यहाँ का क्या किया, विद्रोह दबाने में सफल रहा। ठीक है। इलाहाबाद या प्रयागराज, यहाँ पर लियाकत अली के नेतृत्व में लड़ा गया, और कर्नल नील ने यहाँ का विद्रोह दबाया। फैजाबाद आप देखेंगे, मौलवी अहमद उल्ला के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, कर्नल नील ने इसको दबाने का प्रयास किया। और बरेली में खान बहादुर खां, और यहाँ का जो विद्रोह था कैंपबेल के द्वारा दबाया गया था। तो ये सब महत्वपूर्ण सेनापति थे, और ये उस समय के अंग्रेज शासक थे, कह सकते हैं अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने उन विद्रोह को जहां जहां हो रहा था उसको दबाने में सफलता प्राप्त की। अब देखिए, 1857 की विद्रोह में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अवध और बुंदेलखंड का था। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, इनको ढोडो पंत भी कहते थे। और तात्या टोपे ने अपनी गनीमी कावा रणनीति, इसको छापामार रणनीति बोलते हैं, से अंग्रेजों को काफी भयभीत कर दिया था। बाद में इनको पकड़ करके फांसी दे दी गई। हालांकि ये भाग गए थे, इनके कुछ मुखबिरों के द्वारा इनको जो है मुखबिरी कर दिया गया और इनको पकड़वा दिया गया। ये ध्यान रखना, छापामार रणनीति के लिए जाने जाते थे। महाराणा प्रताप भी इसी तरह से काफी, वो भी इसमें काफी माहिर थे। 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र, सोचो कितना कुछ उत्तर प्रदेश में ही घटनाएं घट रही हैं। इसका मतलब यह समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश का इतिहास नहीं मिलेगा, यहाँ आपको भारत के स्तर वाला भी इतिहास अगर आप करेंगे तो वहां पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब आपको डबल बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। अब देखो, 1858 ईस्वी में दिल्ली डिवीजन को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। कब? 1858 में। ठीक है, पहले दिल्ली डिवीजन भी इसी में था, उसको हमने बताया ना कि 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत था। अब क्या कर दिया गया, इसको इससे अलग कर दिया गया, और राजधानी को आगरा से कहां शिफ्ट कर दिया गया, प्रयागराज में स्थानांतरित कर दिया गया। और 1935 में लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी घोषित कर दिया गया। तो 1935 में ही आंशिक रूप से राजधानी कहां चली गई थी, लखनऊ में, और आप बाद में देखेंगे कि लखनऊ को जो है पूर्णतः राजधानी घोषित कर दिया गया। ठीक है, एक मिनट देखिए, सब कुछ सही चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी इंटरेस्टिंग और अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छा लग रहा होगा। अब आइए, प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से जो महत्वपूर्ण तथ्य है थोड़ा उसको भी देख लिया जाए। देखो, शिवदयाल साहब ने 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? तो शिवदयाल साहब ने। कहां पर की थी भैया? आगरा में। अंग्रेजी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही द्वारा देवबंद उत्तर प्रदेश में आंदोलन चलाया गया था। इस्लामी मदरसों की स्थापना कर देवबंद आंदोलन की शुरुआत। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि देवबंद आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है? उत्तर प्रदेश से हुई है। कब हुई है? 1866 में हुई है। क्यों हुई है? तो अंग्रेजों के खिलाफ हुई है, अंग्रेजों की शासन खिलाफ हुई है। उसी में जिहाद का नारा दिया गया, किसके द्वारा? मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही के द्वारा देवबंद आंदोलन शुरू किया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती 1863 में सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आगरा में पाखंड खंडिनी पताका फहराई। पाखंड खंडिनी पताका मतलब पाखंड से दूर रहिए और वास्तविक जो सनातन का उद्देश्य है उस पर आप लोग चलिए।
1857 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, आपको पता है। और अलीगढ़ का नया नाम क्या हो गया है? हरिगढ़। यह भी आप ध्यान रखिए। 1875 में एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सीएचएस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे वर्ष 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो यह दोनों इंपॉर्टेंट याद रखना कि न्यू किसने रखी थी? सीएचएस की, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की, तो उस एनी बेसेंट ने, लेकिन बाद में उसको मदन मोहन मालवीय के द्वारा क्या कर दिया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया गया। प्रदेश में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन है, तो ये ध्यान रखना कि यह भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। 1885 में कहां पर? आपको पता है कि बंबई में हुआ था पहला, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी, ये आपको पता है। 1885 वाली। 1886 वाली कहां पे हुई थी? 1886 वाली कहां हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। और 1886 में जो कलकत्ता में हुई थी, वो जो है पारसी थे, कौन? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और 1887 की अगर हम बात करें, यह भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। तो यह आपका हो जाएगा कहां पर? मद्रास में। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो कौन है? सैयद 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 बदरुद्दीन तैयब जी। सैयद बदरुद्दीन तैयब सैयद बदरुद्दीन तैयब। तो तीनों को याद रखना, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयब। कहां कहां? बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इसके बाद वाला कहां पर? इलाहाबाद। वहां से हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने आप को, ठीक। आ जाइए, तो शुरू करते हैं। देखिए, कुल 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए। तो अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए हैं, तो आप क्या बताएंगे? सीधा सीधा 9। अब आ जाइए, कह रहा है सर्वाधिक 3 अधिवेशन, 3 अधिवेशन लखनऊ में हुए हैं और 3 अधिवेशन कहां पर? इलाहाबाद में हुए। बकिया 3 अधिवेशन इधर उधर हुए। उसमें आपका बनारस हो जाएगा, उसके बाद आपका एक कानपुर हो जाएगा और एक मेरठ हो जाएगा। तो 3 3 6 3 9। अब देखो, मतलब कि 3 ही जगह अधिवेशन हुआ है। कहां कहां? 4 जगह। कहां कहां? लखनऊ में हो गया 3, 3 आपका इलाहाबाद में हो गया, 6 7वां हो गया आपका, एक कह लीजिए कि बनारस में, फिर उसके बाद हो गया आपका कहां? कानपुर में और मेरठ में। तो ये ध्यान रखना। अब 1888 वाला जो अधिवेशन हुआ है वो इलाहाबाद में। यह प्रथम अंग्रेज था जिसने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें कांग्रेस का संविधान तय किया गया था। फिर उसके बाद 1892 में किया गया। कहां पर हुआ? इलाहाबाद में हुआ। इसका फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बिमोश चंद्र बनर्जी ने, जिसने पहले वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, फिर यहां पर किया। यह इंग्लैंड में प्रस्तावित था, यह ध्यान रखना। बाद में यहां पर हुआ 1899 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, इसका रमेश चंद्र दत्त ने किया। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश संबंधित है। 1905 वाला अधिवेशन आपको बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय बंगाल का विभाजन किया गया था। तो जिस समय बंगाल का विभाजन किया था, उस समय अधिवेशन कहां पर हुआ था? बंगाल में ना होकर के कहां? बनारस में हुआ था। इसके बाद वाला जो अधिवेशन होगा 1906 वाला, यह आपका बंगाल में होगा, यह ध्यान रखना। और किसने अध्यक्षता की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। और गोपाल गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि भी दी गई थी। और यहीं पर जो है बंगाल विभाजन को लेकर काफी बातचीत भी हुआ था। 1910 की अगर हम बात करें, तो यह इलाहाबाद के प्रयागराज में सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा किया गया था, यह भी अंग्रेज शासक के द्वारा किया गया था। 1916 काफी महत्वपूर्ण है, लखनऊ में अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। यहीं पर आपको पता है कि मुस्लिम और कांग्रेस लीग के बीच में क्या हुआ था? समझौता भी हुआ था, ठीक है। और यहीं पर आप देखोगे गरम दल नरम दल का भी मिला हुआ था, ठीक है। जो 1907 में क्या हुए थे? अलग हो गए थे। सूरत अधिवेशन में गरम दल क्या हुआ था? आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गया। 1925 का अधिवेशन की बात करें, कानपुर में सरोजिनी नायडू के द्वारा। 1936 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये ध्यान रखना। 1936 में कई बार पूछा जाता है। और 1946 का मेरठ का अधिवेशन, ध्यान रखना, आचार्य जे.बी. कृपलानी के द्वारा किया गया। तो ये 9 अधिवेशन हमने आपको पढ़ाया। 1920 में इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई थी। कई बार पूछा जाता है कि खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता तो निश्चित रूप से आपने समझ लिया कि महात्मा गांधी ने की थी। तो 1920 में हुआ कहां था? तो ये इलाहाबाद में हुआ था, ये बात ध्यान रखना। 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में, आपको पता है, चौरी चौरा स्थान पर क्या हुआ था? वहां पर हिंसा हो गई थी और 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इसलिए आंदोलन को बीच में स्थगित करना पड़ा। इसकी शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1920।
इसको स्थगित कब किया गया, तो 5 फरवरी 1922 को क्या हुई, गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर क्या हुआ था, घटना घट गई थी। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण इससे संबंधित है, इसलिए ध्यान रखना। और 1923 में क्या हुआ, जनवरी 1923 में आपको पता है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी क्या की, स्थापना की गई। तो कई बार पूछा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सी आर दास। ठीक है, सी आर दास, जबकि महासचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष नहीं थे, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखो, बाबू शिवदास और भगवान दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान 10 फरवरी 1921 को बनारस में राष्ट्रीय शिक्षा विकास हेतु काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। तो काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने, बाबू शिव प्रसाद और भगवान दास ने किया था। कब हुआ काशी विद्यापीठ की स्थापना, 1921 में। अब आ जाइए, 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया। कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा गठन कब हुआ। एक तो आपको डेट याद रखना है और किसके द्वारा किया गया। अगर इनमें से तीनों नाम रहे तो तीनों नाम रखेंगे, अगर कोई भी एक नाम लिख जाए, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, तो निश्चित रूप से आप ऑप्शन लगा दीजिएगा। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। यह भी काफी बार पूछा गया है कि अवध किसान सभा गठन किसके द्वारा किया गया, तो बाबा रामचंद्र। कब किया गया, 1920 में। एका आंदोलन भी कई बार महत्वपूर्ण है, डेट याद रखना, 1920 से 22 के समय में किया गया था। अवध के किसानों के द्वारा चलाया गया आंदोलन है एका आंदोलन, और यह आंदोलन जो है प्रमुख नेता मदारी पासी थे, इसलिए मदारी पासियों का आंदोलन जिसको बोला जाता है। इस आंदोलन का क्षेत्र कहां पर, उत्तरी क्षेत्र हरदोई, बहराइच, सीतापुर, सुल्तानपुर, जो उत्तरी उत्तर प्रदेश वाला रीजन है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में, सॉरी, उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऊपर और हमने आपको दिखा दिया जो आपका पहले किसान सभा का आंदोलन हुआ। उसके बाद देखो 1924 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कानपुर में एचआरए, इसको बुलाया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, की स्थापना की गई। संगठन में देखो सचिन सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी इत्यादि क्रांतिकारी क्या थे, शामिल थे। तो कई बार पूछा जाता है कि एचआरए की स्थापना कहाँ पे हुई, तो यह आपका 1924 में, कहाँ पर, कानपुर वाले रीजन में। एक है एचएसआरए, कंफ्यूज मत होना, एक है एचएसआरए, ठीक है, एचएसआरए, ठीक है, ये इसके बाद स्थापना होगा। और उसमें जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, यह क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, ध्यान रखना। अब करा 1925 में, इस जब 1924 में इसकी स्थापना की थी, किस उद्देश्य से की गई थी, वही उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। कब, 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने 8 डाउनिंग स्ट्रीट या 8 डाउनिंग, जो सहारनपुर से लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जा रही थी, उसमें कांकोरी नामक स्थान पर जो ट्रेनें थी उसको क्या किया था, लूट लिया गया था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता, ध्यान रखना। अब देखो क्रांतिकारी और कुछ प्रमुख स्थान, जैसे कहाँ कहाँ पर फांसी दिया गया था, तो इसमें जो पकड़ाए गए थे लोग, तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दिया गया, मिलाने के लिए आता है, और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद अयोध्या में दिया गया, जबकि राजेंद्र रहड़ी को गोंडा में और रोशन सिंह को नैनी में। मतलब अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जगहों पर क्यों दिया गया, ताकि भीड़ जो है उग्र एक जगह ना हो पाए, अलग अलग जगहों पर क्या कर दिया गया, इनको फांसी दे दिया गया। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फेंट पार्क में, कब, 27 फरवरी 1931 को पुलिस के साथ आपको पता है मुकाबला करते हुए गोली मारकर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। गोविंद वल्लभ पंत संयुक्त प्रांत में 1937 में गठित कांग्रेस सरकार क्या थे, प्रधानमंत्री थे। इसीलिए बोला जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन, गोविंद वल्लभ पंत। कब, 1937 में, जो कांग्रेस के द्वारा गठित जो सरकार बनाई गई थी उसमें प्रधानमंत्री यही थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रथम जो समानांतर सरकार चली थी, चित्तूर पांडे ने बनाई थी, कहां पर, बलिया में, इसीलिए इनको शेरे बलिया कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। तो ये ध्यान रखना कि अंग्रेज जैसे शासन कर रहे थे, तो उसी तरह चित्तूर पांडे ने उन्हीं के समानांतर, मतलब एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कहां पर की थी, बलिया में। ये बात ध्यान रखिएगा। 1936 में लखनऊ में प्रोफेसर एनजी रंगा, इंदुलाल याज्ञिक, स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया गया था, यह भी पूछा गया है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती के इसके अध्यक्ष थे, और प्रोफेसर एनजी रंगा क्या थे, इसके महासचिव थे। तो ये भी याद रख लेना। उसके बाद कह रहा है कि 9 अप्रैल 1938 को मद्य निषेध महात्मा गांधी के घोषित आदर्शों को अनुसार लागू करने के लिए सर्वप्रथम एटा के मैनपुरी जिलों को चुना गया था। इंपॉर्टेंट इतना नहीं था, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। अब आइए, उत्तर प्रदेश का स्वरूप परिवर्तन, हमने आपको बताया था कि ऊपर हमने कुछ दिखाई, तो उसके बाद यहाँ पर सारा कंफ्यूजन दूर करिएगा।
1933 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बनाया गया। कब? 1933 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण बंगाल प्रेसिडेंसी को अलग कर दिया गया और 1836 में इसका नाम क्या पड़ गया? उत्तर पश्चिम प्रांत। हमने बताया ऊपर भी कि 1836 में इसका नाम क्या पड़ गया भैया? उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत। अब कह रहा इसका मुख्यालय उस समय कहाँ बनाया? तो जाहिर सी बात है यार कि उत्तर पश्चिम प्रांत का मतलब इधर होगा, तो आगरा जो इधर बनेगा तो इधर कौन सा राज्य उस समय मुगलों का केंद्र था? तो आगरा ही था, तो आगरा ही उसकी राजधानी बना दी गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सब कुछ सही चल रहा है ना? लाइक जरूर कर देना आप लोग। कह रहा 1856 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी ने आपने बताया कि हड़प नीति, तो डलहौजी के द्वारा अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था कुशासन का आरोप लगा करके। और 1858 ईस्वी में प्रांत का मुख्यालय कहाँ? आगरा से बदल करके प्रयागराज में ले आया था। पहले अभी अपने आपको दिखाया कि 1836 में इसका मुख्यालय कहाँ? आगरा। अब 1858 में कहाँ कर दिया गया? प्रयागराज। 1869 में आगरा से उच्च न्यायालय, पहले उच्च न्यायालय भी आगरा में था, उसको स्थानांतरित करके कहाँ? प्रयागराज में कर दिया गया, उस समय इलाहाबाद। तो 1869 में ध्यान रखना कि जो उच्च न्यायालय था उसको आगरा से इलाहाबाद कर दिया गया। और 1877 में इस प्रांत का नाम उत्तर पश्चिम आगरा, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया। तो एक नाम और मिल गया आपको, कौन सा? 1877 में। एक मिला 1836 में, एक दूसरा मिला 1877 में। 1877 में क्या मिला? उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। उत्तर पश्चिम प्रांत पहले था, अब आगरा एवं अवध जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ा गया? उसका रीजन यही है कि आगरा तो इधर पड़ता था, अवध इधर पड़ रहा है, इसको जोड़ने चाहिए, लगता था कि यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, इसलिए इसको जोड़ दिया गया। वैसे क्या लगता था कि सिर्फ और सिर्फ उतना ही क्षेत्र के प्रशासन की बात हो रही है, इसलिए आगरा से अवध को इसको ऐड कर दिया गया। अब आगे चलो, 1902 एक दूसरा मिलेगा, 1902। तो 1902 में इसका नाम बदल करके आगरा और अवध संयुक्त प्रांत कर दिया गया। अब देखो उत्तर पश्चिम प्रांत करने का क्या मतलब रह गया जब आगरा और अवध को ले रहे हो तो इसीलिए वहां पर बाद में दिमाग खुला तो उत्तर पश्चिम प्रांत को हटा दिया गया। अब आगरा और अवध मतलब संयुक्त, मतलब जोड़ दिया गया। अब आगरा और अवध संयुक्त प्रांत कर दिया गया। कब? 1902 में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों नाम समझ में आएगा। फिर आओ 1925 में प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से क्या कर दी गई? लखनऊ में स्थानांतरित कर दी गई और प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही बना रहा। उसका एक खंडपीठ कहां पर बना दिया गया? लखनऊ में भी, न्यायिक पीठ। 1937 की बात आती है, इसका नाम संक्षिप्त रूप से संयुक्त प्रांत कर दिया गया। फिर नाम बदला गया, देखो एक नाम और मिल गया। कब? 1937 में। अब इसका देखो क्या नाम रख दिया गया? संयुक्त प्रांत। अब आगरा और अवध सब हटा दिया गया कि क्या गया कि भाई उसमें और बार और भी तो राज्य और भी तो जिले अलग अलग है, तो ऑब्जेक्शन करने लगे, तो इसको लगा कि नहीं संयुक्त प्रांत सिर्फ कर दीजिए, मतलब कि जितना भी क्षेत्र है अब संयुक्त प्रांत। तो 1937 में संयुक्त प्रांत के नाम से अब देखो आजादी मिलती है। फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इस क्षेत्र का नाम क्या कर दिया गया? सीधा सीधा उत्तर प्रदेश कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये उत्तर का पूरा प्रदेश था, इसीलिए इसको उत्तर प्रदेश कर दिया गया। कब? 24 जनवरी 1950। तो उम्मीद करते हैं कि जो 4-5 नाम का परिवर्तन था आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अब आ जाइए। हम्म चलिए, अब जितने भी सवाल पूछे गए हैं, प्रीवियस सवाल एग्जामों में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उससे संबंधित सभी सवालों को अच्छे से हम लोग लगाते हैं। आइए, कह रहा है कि देखो थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन सकता है ये, क्यों? क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है और काफी डिटेल में इसको पढ़ना भी था, छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। आपका वहां पर भी तो इतिहास, जो भारत का इतिहास है वह भी कवर हो रहा था, उत्तर प्रदेश का भी इतिहास कवर हो रहा था, तो निश्चित रूप से यहाँ पे सवाल देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अच्छे से करिएगा, पेशेंस थोड़ा सा रखिएगा। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई? कानपुर से। ठीक है, उत्तर, 4 ऑप्शन दिए होंगे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आंसर बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हमने आपको बताया था कि इलाहाबाद में। उसके उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जॉर्ज यूल ने, प्रथम अंग्रेज था। ठीक है, 1985 में इसकी पहली बार गठन हुई थी डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे में पारसी, जो प्रथम पारसी थे दादा भाई नेहरू जी, 1986 वाले में। तीसरे वाले में बदरुद्दीन तैयब जी थे। कब? 1985, 1986 और 1987 वाले में। तो पहले वाले में देखो
WC बनर्जी बंगाली, दूसरे वाले में पारसी और तीसरे वाले मुस्लिम और चौथे वाले में अंग्रेज। ठीक है, याद कैसे करोगे? तो याद करना, बम ब क म ई, बकमई याद रख लेना, मतलब बंबई में, फिर उसके बाद देखो कलकत्ता में, फिर मद्रास में, फिर इलाहाबाद में, 4 अधिवेशन। इसके बाद के 4 अधिवेशन कैसे याद करोगे? उसको भी याद रखना, ब क न ई। फिर उसके बाद देखोगे तो फिर बंबई में, फिर कलकत्ता में, फिर आपका नागपुर में और फिर इलाहाबाद में। ऐसे याद रखना, तो 8 अधिवेशन आपको याद हो जाएंगे। आ जाओ, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादिक संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? तो आचार्य निम्बार्क को माना जाता है वैष्णववाद के संप्रदाय संस्थापक। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा? एथेंस कहाँ पर है बताइए? किस देश में एथेंस है? इटली में है, जापान में है या ब्रिटेन में है? तो भारत का एथेंस किसने कहा? बर्नियर के द्वारा। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। आप लोग बताएंगे कि 1191 में कौन सा युद्ध हुआ है, 1192 में कौन सा युद्ध हुआ है? ये दोनों युद्ध महत्वपूर्ण है, दोनों को बताइएगा। जयचंद और मोहम्मद गोरी से क्या हुआ? राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से क्या हो गए? पराजित हो गए। और चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति कहां पर? देखो, हमने आपको बताया था ना, कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो चंदावर का रीजन कहां पर? उत्तर प्रदेश का इटावा जनपद में, यमुना नदी के तट के आसपास का क्षेत्र है। रीजन पूछ लिया। इसी तरह जो हमने 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के बताए हैं, उसमें कौशल वाला है, जो फैजाबाद वाला रीजन है, वत्स जनपद है। इनको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए किन किन एरिया में पड़ता है। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर प्रदेश स्थल है? हुलास है। कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी क्रांति संबंधित नहीं था? तो 4 नाम दिए होंगे, उसमें खुदीराम बोस नहीं है। आपको पता है कौन कौन उसमें था, अभी हमने दिखाया भी कहां कहां सबको फांसी हुई। उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने जनपद महाजन? उत्तर प्रदेश पूछा गया, क्वेश्चन 2021 में है, 8 महाजनपद। जौनपुर के सरकी का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी। आपको पता है, सब पढ़ाया जा चुका है। 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में कौन शामिल? देखो, नहीं था, तमीम अंसारी नहीं था। कानपुर षड्यंत्र भी हमने आपको दिखाया पूरा। उसके बाद देखो काकोरी कांड, उसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद देखो हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी किस किस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी आपका कहां पर? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखो शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? किस राज्य के विरुद्ध था? कलिंजर। फिर उसके बाद कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो राज्यपाल था। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण वहां सिराज कहा जाता था? सिराज हिंद। तो पूर्व का सिराज या सिराज हिंद जौनपुर कहा जाता था। किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया? तो 1797 में अंग्रेजों का अधिकार हो गया। किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी, सभी हमने आपको ऊपर दिखाया, अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया 1833 में। महोदय श्री के किस नाम से सब पढ़ाया गया? कन्नौज। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने? राजा चेत सिंह ने किया। और काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश, देखो कहां पर फांसी दी गई, सब ऊपर आपको पढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय एक अन्य एका आंदोलन कहां पर? हमने आपको बताया कि मदारी पासियों का आंदोलन भी यह था। जो अच्छे से पढ़ाएगा उसको सब ऑप्शन आराम से निकल के आ जाएगा आंसर। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हमने आपको भी बताया 1936 में लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव किसको चुना गया? अभी हमने बताया अंजीरंगा को। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? हमने बताया था कि कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में डलहौजी की हड़प नीति के खिलाफ। और महालवाड़ी प्रथा प्रणाली लागू कहां पर की गई थी? उत्तर प्रदेश में, महालवाड़ी प्रणाली। और देखो महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश में देखोगे तो जमींदारी प्रणाली भी थी, लेकिन चूंकि ऑप्शन में जो रहा होगा उसके हिसाब से महलवाड़ी भी है, ये भी ध्यान रखना। महापरिनिर्वाण मंदिर जो है अवस्थित है कहाँ पर? कुशीनगर में। आपको पता है कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। उसको किस नाम जाना जाता है? तो धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से, या धर्मचक्र प्रवर्तन। वह प्राचीन स्थल जहां पर 60,000 मुनियों की सभा ने संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था, नैमिषारण्य में। अमीर खुसरो किस स्थान से? हमने आपको बताया था पटियाली एटा जिला में है। कासगंज जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि भृगु का जन्म स्थान है, यह ध्यान रख लेना। उसके बाद रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के हमने आपको बताया था किसने निर्माण कराया, भी हमने आपको बताया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौरा दरगाह शरीफ स्थित है? अंबेडकर नगर में। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि कहां पर? कंकाली टीला मथुरा में है। जौनपुर में इब्राहिम सरकी के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद हमने आपको भी पढ़ाया था।
उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना प्रथम उद्देश्य हमने पढ़ाया था। परमहंस योगानंद गिरी, परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम में योग के ज्ञान को परिचित किया, उसका जन्म स्थान कहाँ पर था उनका, तो गोरखपुर में था। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता हमने आपको बताया अभी नाना साहब, जिसको केशव ढोडो पंत के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था और लखनऊ का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल। किसे शेरे बलियां आपको पता है, चित्तूर बांडे 34वीं रेजिमेंट में आपको सब बताया गया अभी आपको। 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, कहाँ पर, जौनपुर में। अवध राज्य, देखो कितना क्वेश्चन इससे पूछा गया, सोचो। अवध राज्य इसे अवध भी कहा जाता है। 1722 से 1856 ईस्वी तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने कौन सी उपाधि ली थी, तो नवाब की। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, और जो अब उत्तर प्रदेश कहाँ पर पड़ता है, तो बस्ती से पड़ता है। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो कहाँ पर ब्रह्मवर्त है, तो बिठूर वाले एरिया में है। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र, देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा है, जोजाग भुक्तिया जयहोटी, तो बुंदेलखंड वाला रीजन। 6ठी शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्र में चेदी कहा जाता था, तो वही बुंदेलखंड वाला रीजन। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक एक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सुरसेन कहा जाता था, ये बात ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार कौन, हिंदुस्तान, किसके संपादक थे, मदन मोहन मालवीय इसके संपादक थे। एक मिनट। अब कह रहा है कि गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतर गांव का मंदिर हमने आपको बताया था, कहां पर, कानपुर में स्थित है। इस तरह से आपने काफी महत्वपूर्ण चैप्टर को कंप्लीट किया। ठीक है, अब जानते हैं कि कला और संस्कृति अपने आप में खुद एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। कला और संस्कृति से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए स्टार्ट करते बिना समय गवाए। अब देखो यहाँ पर कुछ जो कहानियां हैं, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ने से हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख संस्थान है, जो प्रमुख संग्रहालय है, कहाँ कहाँ पर है। देखो पहले तो हम लोग मैप के माध्यम देखेंगे, उसके बाद उसको लिस्ट में चार्ट में देख लेंगे तो याद हो जाएगा। देखो जैसे मेरठ में क्या था, राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय, डेट याद नहीं रखो काम चलेगा। रामपुर में देखो क्या है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय। उसके बाद देखो लोक कला संग्रहालय, भारत खंडे कई बार पूछा गया है। राज ललित कला का स्थापना वर्ष भी पूछा गया, ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट इसका भी स्थापना वर्ष पूछा गया है। ठीक है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी का भी स्थापना वर्ष पूछा गया है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी का भी स्थापना वर्ष पूछा गया है। और राजकीय कथक संस्थान और लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, यह सभी से सभी कहाँ पर है, यह लखनऊ में। लोक कला संग्रहालय, भारत खंडे, राज्य ललित कला अकादमी, भारत हिंदू नाट्य अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, राष्ट्रीय कथक संस्थान और लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान। अयोध्या में बात करें तो देखो अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, अयोध्या शोध संस्थान, रामायण शोध संस्थान कहाँ पर, अयोध्या में है। देखो राजकीय बौद्ध कॉलेज कई जगहों पर है, देखो सिद्धार्थ नगर में भी है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में भी है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में भी है, तीनों जगह पे है। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय कहाँ पर, वाराणसी में है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मिलाने के लिए आता है बच्चा, मैं बता रहा हूँ बार बार। जनपदी संग्रहालय सुल्तानपुर में, जो इंपॉर्टेंट है मैंने पहला बता दिया, लखनऊ वाला जरूर याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो ये अयोध्या वाला याद रख लेना, बनारस वाला याद रख लेना। उसके बाद देखो एक और याद रख लेना, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, हाँ ये रामपुर वाला याद रख लेना। ठीक है, अब देखो कन्नौज में क्या है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है। फर्रुखाबाद में देखेंगे राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है, और उसके बाद मथुरा में भी राजकीय जैन संग्रहालय है। तो ये सब इतने इंपॉर्टेंट थे, जो महत्वपूर्ण थे मैंने आपको बता दिए। अब आ जाइए इसको देख लीजिए, भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय, हमने बताया इसका स्थापना वर्ष भी याद रखना, 1926, कहाँ पर, लखनऊ। राज्य ललित कला अकादमी का भी स्थापना वर्ष 1962, कहाँ पर, लखनऊ। भारतेंदु नाट्य अकादमी का स्थापना वर्ष 1975, कहाँ पर, लखनऊ में। उसके बाद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कहाँ पर भैया, 1963 में नवंबर में, कहाँ पर, लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में, जिसका डेट नहीं निशान लगा उसको मत याद रखना। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में। लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान कहाँ पर, लखनऊ में। अयोध्या शोध संस्थान कहाँ पर, फैजाबाद, इंपॉर्टेंट था। देखो भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय को 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय पूर्व में मेरिस कॉलेज ऑफ म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब देखो प्रमुख संग्रहालय के बारे में जरा से देख लीजिए।
जैसे कह रहा है राज्य संग्रहालय कहाँ पर, लखनऊ में है। जो इंपॉर्टेंट उसमें मैं निशान लगाऊंगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में, राजकीय संग्रहालय मथुरा में भी है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है, राजकीय संग्रहालय देखो झांसी में भी है, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर है, आपका मेरठ में है। और अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी कहाँ पर है, अयोध्या में है। और उसके बाद देखो राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर है, गोरखपुर में है। भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय पुस्तकालय रामपुर में है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपराहा सिद्धार्थनगर में है। जनपति संग्रहालय सुल्तानपुर में है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद में। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय इंपॉर्टेंट है। कालका बिंदादीन महाराज देवड़ी एवं कथक संग्रहालय लखनऊ में है। और लोक कला संग्रहालय कहाँ पर है, लखनऊ में। इतना इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आ जाओ चलचित्र और फिल्म और सिनेमा संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली बोलती फिल्म आपको पता है आलम आरा, उसके निर्देशक कौन थे, बीपी मिश्र। क्यों यह इसमें आया, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश देवरिया से संबंधित थे, इसलिए ध्यान रखना। फिर से कह रहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा 1998 में फिल्म को क्या उद्योग का दर्जा दे दिया गया था। और पहली फिल्म नीति कब आई थी, 1999 में आई थी। उत्तर प्रदेश में फिल्मों का निर्माण और बढ़ावा को देने हेतु संशोधित फिल्म नीति कब आई थी, 2015 में। और वर्तमान में 2018 में पुनः फिल्म नीति जारी की गई है। और यह इंपॉर्टेंट बनता है कि फिल्म सिटी कहां पर, उत्तर प्रदेश के नोएडा में विकास किया जा रहा है। संगीत कला, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को संगीत का बाइबिल कहा जाता है। किसके, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसको संगीत का बाइबिल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। संगीत में अमीर खुसरो, जन्म स्थल इनका कहाँ, पटियाली गांव, कासगंज, एटा जिला, हमने बताई दिया। ने वाद्य यंत्र जो वीणा और पखावज के नए संस्करण सितार और तबला का आविष्कार किया था। काफी महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहले वीणा और जो वाद्य यंत्र था पखावज था, उसी का एक नया रूप सितार और तबला का आविष्कार कर दिया। इन्हीं को तूतीय हिंद कहा जाता है, हिंद का तोता। खुसरो ने ईरानी फारसी संगीत रागों में भारतीय प्रचलित रागों का मिश्रण करके अनेक श्रुति मधुर रागों का आविष्कार कर दिया। और खुसरो ने उस समय देश में प्रचलित जो ध्रुपद गायन शैली थी उसमें ईरानी संगीत का भी मिश्रण कर दिया। और ख्याल गायन शैली को क्या किया, प्रचलित किया। तो अगर पूछे कि ख्याल गायन शैली किसका किसका मिश्रण है, तो आप बोलेंगे कि सर ईरानी संगीत का मिश्रण है और भारतीय संगीत का मिश्रण है। ठीक है, खुसरो ने बनाया, महत्वपूर्ण था। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने के लिए टंपा शैली या टप्पा शैली, मियाँ गुलाब नबी सौरी व बड़ा ख्याल का प्रचलन किया। तो टप्पा शैली का प्रचलन किसने किया, जौनपुर का सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने। अब देखो कुछ प्रमुख संप्रदाय थे। एक यहाँ था कथक नृत्य ठुमरी गायन का समावेश बिंदादीन अवध ने किया था। पुष्टि संप्रदाय महाप्रभु वल्लभाचार्य, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास, अष्टछाप कवि विठलनाथ इसके संस्थापक थे। अब देखो ध्रुपद धमार के प्रवर्तक, ये ध्यान रखना, ठीक है। ध्रुपद गायन जिसको बुलाता है, जो ध्रुपद धमार के प्रवर्तक कौन है, स्वामी हरिदास है। कई बार पूछा जाता है कि ध्रुपद, ऐसे पूछा जाता है कि ध्रुपद गायन शैली के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो हरिदास माने जाते हैं। ये सीधा सीधा मिलाने के लिए आता है। जन्म स्थान हरिदासपुर, अलीगढ़। और श्री केलीमाल संग्रहालय तथा अष्टादश पदों की रचना की। और उनके द्वारा मंदिरों में ध्रुपद गायन द्वारा अर्चना पद्धति श्री गणेश किया गया। तो बस इतना याद रखना कि ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार या निर्माण किसने किया, विकास किसने किया, तो हरिदास के द्वारा किया गया। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। उसके बाद देखो आपको पता है कुछ प्रमुख घराने होते हैं। कुछ प्रमुख घराने हैं जो हर बार पूछे जाते एग्जाम में, और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, बनी रहती हर बार। इसको आप लोग छोड़ तो सकते नहीं। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, उसको कंफ्यूजन को दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे और केवल वही घराने पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है, बाकी घरानों को छोड़ देंगे। देखो जैसे कि आगरा घराना काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, घराना क्या होता है सर, घराना कुछ और नहीं होता है। जैसे आपका गांव है, एक घराना है। जैसे आपके परिवार में 8-10 घर मिला दिया जाए, चाचा चाचा चाची फलान निकाल लोगों का, तो एक पूरा आपका घराना बन जाता है। तो आपको बोला जाता है कि आप इस घराने से संबंध रखते हो, यहाँ से ताल्लुकात रखते हो। ठीक है, तो वैसे ही इनका एक घराना हुआ करता था। मतलब कि जहां पर एक कवि पैदा हो गया तो उनके परिवार में सब कवि टाइप के, गायन टाइप के, इन्हीं सब विद्या में रमे पड़े हुए हैं, तो उनकी एक घराना है। तो अब जो आगरा घराना है उनमें देखो आगरा घराने का सूत्रपात श्याम रंग और शरत रंग से माना जाता है। आगरा मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मुगलों ने राजधानी ही आगरा को बनाया था। इसमें कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। इसी को, आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। उस्ताद फैयजा खां
रजा हुसैन, हाजी सुल्तान, अली बख्श खां, विलायत हुसैन खां आदि इस घराने के प्रमुख संगीतकार हैं। तो सीधा सीधा कई बार लगाने के लिए आता है, जैसे दे दे कि अली बख्श खां किस घराने से हैं, विलायत हुसैन खां किस घराने से हैं, फैयाज खां किस घराने से है, तो आप बता देंगे कि यह आगरा घराने से है। उसके बाद करा है किस घराने के प्रतिनिधियों में मोहम्मद खां, रहमत खां, मुबारक अली खां, सादिक अली खां, सादिक अली खां का कई बार पूछा गया, ध्यान रखना, सादिक अली खां, करम अली उल्लेखनीय है, विलायत हुसैन खां प्रसिद्ध सितार वादक एवं गायक थे। तो ये ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि विलायत हुसैन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये सितार वादन एवं गायक से संबंधित है। ठीक है, अब आ जाइए किराना घराने के बारे में बात करें। तो किराना घराना जो है ख्याल गायकी में इस घराने का महत्वपूर्ण स्थान है। इस घराने का मूल स्थान देखो कहाँ पर है, तो मुजफ्फरनगर जिले में ही किराना घराना पड़ता है। अब उसके संस्थापक कौन है, तो अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब इसमें से कुछ महत्वपूर्ण मैं बताऊंगा, उसको याद रखना, वो पूछा जाता है। जैसे कि आपका गंगूबाई, जैसे कि आपका गंगूबाई हंगल एक ही नाम हो गया। उसके बाद देखो भीमसेन जोशी कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसमें एक और इंपॉर्टेंट है बासवराज गुरु। इन लोगों को पूछ लेगा सीधे सीधे कि ये किन घराने से संबंधित है, तो आप बता देना कि किराने घराने से संबंधित है। अब आ जाओ बनारस घराने में चले। काशी में संगीत का आश्रय काशीराज के द्वारा मिला। अब बनारस घराने में ख्याल गायन में बनारस और गया की ठुमरी का समावेश किया गया है। मतलब बनारस का तो है ही, गया की जो ठुमरी थी दोनों को मिला करके ख्याल गायन शैली का विकास किया गया। अब इस घराने में जो प्रमुख संगीतकार थे कौन कौन, पंडित किशन महाराज, कई बार पूछा जाता है, पंडित कामता प्रसाद मिश्र, पंडित राजन एवं साजन मिश्र, ठीक है, दोनों भाई थे, राम सहाय मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, शिवा पशुपति उल्लेखनीय, यही लोग हैं। ठीक है, अब करा रसूल भाई, छोटी मैना, बड़ी मैना, गिरिजा देवी आप लोग जानते हैं, आदि बनारस घराने के प्रमुख गायिका हैं। ये लोग महिलाओं में हैं और वो लोग पुरुषों में, ये ध्यान रखना। गिरिजा देवी का नाम कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब करा है कि लखनऊ घराना में चले, तो लखनऊ घराना में ख्याल एवं ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है और इसे पूरब का घराना भी कहते हैं। इसमें बिंदादीन कथक से संबंधित है, कुदौत सिंह पखावत संबंधित है, बेगम अख्तर गजल गाया करते थे, रजा खां सितार और सादिक अली खां कौन सी बीड़ा, कौन सी बढ़ाते थे, बीड़ा बजाते थे। ठीक है, ध्यान समझिएगा, सादिक अली खां बीड़ा बजाते थे। ठीक है, ये पूछा जाता है लगाने के लिए किस घराने से संबंधित है, कौन सा यंत्र बजाते थे, तो ये ध्यान रखना। कह रहा है खुर्शीद अली खान लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह माने जाते हैं। ठीक है, और वाजिद अली शाह के काल में ठुमरी को काफी लोकप्रियता मिली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सनद पिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की और उनके राज्यकाल में अवध को कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण, किसके, वजीद अली शाह के काल में। यह सब इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश स्पेशल के हिसाब से। कह रहा है नवाब वजीद अली शाह रहस्य नृत्य का आयोजन और कृष्ण की भूमिका स्वयं खुद निभाते थे। ठीक है, वजीद अली शाह रहस्य नृत्य और कृष्ण की भूमिका खुद निभाते थे। बिंदा दिन के बाद देखो शंभू महाराज, लक्षू महाराज, बिरजू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, ये सब कथक शैली की नई दिशा दी इन लोगों ने। ठीक है, ये सब कथक से संबंधित थे और किस घराने से थे, लखनऊ घराने से। याद रखना, बनारस घराने को लेकर कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने पढ़ा रहा बार बार, ध्यान रखना। अब आ जाओ, हाँ देखो, सादिक अली का संबंध देखो बीनाकार थे, यूसुफ अली का और ध्रुव तारा जोशी क्या थी, सितार वादक थी। ये ध्यान रखना। बकिया ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए हमने छोड़ दिया। आप स्वतंत्र हैं, चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ध्रुव तारा जोशी सितार वादक थी, इटावा घराने से इनका संबंध था। उसके बाद देखो भिंडी बाजार घराना थोड़ा सा देख लेना। देखो एक्चुअल में भिंडी बाजार घराना तो मुंबई में है, लेकिन यही मुरादाबाद के देखो करा ना, मुरादाबाद के छज्जू खां, नजीर खां और खादिम हुसैन खां ने बम्बई के भिंडी बाजार वहां पर जा करके वहीं के बम्बई के भिंडी बाजार में इस घराने क्या की, गायकी परंपरा की शुरुआत की और वो भिंडी बाजार घराना बन गया। और आधुनिक शास्त्रीय गायन के पिता किसको, उस्ताद फैयाज खां को माना जाता है, जिन्हें आफ्ताब ए मौसीकी संगीत के सूर्य की उपाधि प्रदान की जाती है, उस्ताद फैयाज खां। चलिए, इतना चीज अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है आपका काम बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और प्रमुख उत्सव को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अगर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर भी आपको चीजें दी गई है। ठीक है, आइए, टेंशन नहीं लेना है। देखो सहारनपुर में शाकंबरी का मेला, ये कई बार पूछा जाता है कि शाकंबरी देवी का मेला कहाँ पर, सहारनपुर में, कई बार पूछा था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो ढाई घाट मेला कहाँ पर, ये आपका शाहजहांपुर में होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। उसके बाद देखो
लखनऊ महोत्सव कहाँ पर, तो लखनऊ में ही होगा। और उसके बाद देखो राम जो आपका यहाँ पर ये श्रावस्ती वाले रीजन में, श्रावस्ती और बहराइच वाले रीजन में अगर आप देखेंगे तो यहीं पर आपका श्रृंगी रामपुर मेला, ठीक है। और उसके बाद आपका श्रावणी मेला और रामनगरिया मेला यहीं पर लगता है। और यहाँ पर देखो देवा शरीफ का मेला काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जाता है। देवा शरीफ का मेला कहाँ पर, बाराबंकी, जो महत्वपूर्ण हम उसको बढ़ा रहे हैं। उसके बाद देखो खिचड़ी मेला कई बार पूछा जाता है, खिचड़ी मेला कहाँ पर पड़ता है, गोरखपुर में। उसके बाद देखो गोविंद साहेब का मेला, गोविंद साहब का मेला कहाँ पर, अंबेडकर नगर, सॉरी यहाँ पर गोविंद साहब का मेला, गोविंद साहब का मेला कहाँ है, एक मिनट रुक जाओ तो। गोविंद साहब का मेला, हाँ यहाँ पे आजमगढ़, ठीक है। थोड़ा स्पष्ट कम दिख रहा था यहाँ पर, हाँ गोविंद साहब का मेला कहाँ पर, आजमगढ़ में हो गया। ददरी मेला देखो कई बार पूछा गया है, यह बलिया वाले रीजन में है। अयोध्या वाले रीजन देखो पारंपरिक मेला या रामनवमी वाला मेला यहाँ पर हो गया, ठीक है। रामायण मेला देखो कहाँ पर, चित्रकूट में हो गया। कुंभ मेला आपको पता ही है। उसके बाद देखो कानपुर वाले रीजन में देखो बिठूर गंगा महोत्सव होता है, ये सब काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखो आयुर्वेद महोत्सव आपका होता है ललितपुर वाले रीजन में, काफी महत्वपूर्ण था। फिर उसके बाद देखो एक सुलह कुल का मेला कई बार इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर, सुलह कुल का मेला आपका आपका आगरा वाले रीजन में है। कैलाश मेला है, और उसके बाद राम बारात है, ताज महोत्सव है, ये सब आपका आगरा वाले रीजन में है, काफी महत्वपूर्ण है। मथुरा में देखो लठमार होली है, होलिकोत्सव है, हरिदास जयंती है, ये सब मथुरा वाले रीजन में। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला आपका कहाँ पर, हापुड़ में। तो ये सब जितने भी महत्वपूर्ण थे, सारे महत्वपूर्ण मेला थे, जो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पर हम आपको एक बार पूरा चार्ट में दिखा दे रहे हैं, ध्यान रखना। और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मेला कहाँ पर, मथुरा में लगते हैं, कुल 86 मेला लगता है साल भर में, 86 मेला, ठीक है। मतलब हर समय मेला ही मेला है, कहाँ पर, मथुरा में। कैलाश मेला कहाँ पर, देखो आगरा में। शाकंभरी का मेला सहारनपुर में। और उसके बाद श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में, जिस पर इस पर हमने निशान लगाया वो महत्वपूर्ण, उसको आपको नहीं छोड़ना है, बाकी हम पढ़ा सब रहे हैं। बटेश्वर मेला आगरा में, पशुओं का मेला है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। ध्रुपद मेला वाराणसी में। झूला मेला वृंदावन में। नौचंदी मेला मेरठ में। गोला गोकर्णनाथ का मेला लखीमपुर में। ढाई घाट का मेला शाहजहांपुर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। लठमार होली बरसाना में। सोरो मेला कासमगंज में। बल सुंदरी देवी मेला अनूपशहर बुलंदशहर में। सैयद सलार उर्स मेला बहराइच में। और देवा शरीफ मेला कहाँ, बाराबंकी। मनकपुर मेला बिल्हौर कानपुर में। ददरी मेला कई बार पूछा गया, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, तो सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो अभी हमने आपको देखा बटेश्वर मेला। उसके बाद श्रृंगेरीपुरम का मेला फर्रुखाबाद में। रामायण का मेला चित्रकूट में। गोविंद साहब का मेला आजमगढ़। और सुखताल का मेला इंपॉर्टेंट है कहाँ पर, मुजफ्फरनगर। कितना इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखना। कुछ महोत्सव को देख लो, जैसे गंगा महोत्सव है तो वाराणसी और प्रयागराज में। सुलह कुल का महोत्सव उत्सव कहाँ होता है, आगरा वाले में। हिंदू मुस्लिम एकता का यह मेला है, कई बार पूछा भी गया है कि किस मेले को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में जाना जाता है। ताज महोत्सव देखो आगरा में, मुगल कालीन संस्कृति और भारतीय ललित कला का प्रदर्शन किया जाता है। एक मिनट बस रुक जाइएगा, देखिए कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर, कट तो नहीं रहा, नहीं ठीक है। देखो कजरी महोत्सव कहाँ पर हो रहा है, मिर्जापुर में। आयुर्वेद महोत्सव ने आपको दिखाया अभी झांसी में। बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ पर, कानपुर में, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में होता है। काम्पिल्य उत्सव फर्रुखाबाद में। सरधना महोत्सव मेरठ में। हरिदास जयंती वृंदावन में। होलिकोत्सव मथुरा में। सैफई महोत्सव सैफई में होगा। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में होगा। कन्नौज महोत्सव कन्नौज में होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया। प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष पर विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अब आ जाइए नृत्य कला के बारे में बात करें, तो नृत्य कला या शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। तो बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, कथकली, कथकली नहीं है, कथकली आपका केरल का है, ठीक है। ये कथक है, ये बात ध्यान रखना, कथक। इस नृत्य का मुख्य केंद्र कहाँ पर है, इस नृत्य का मुख्य केंद्र कहाँ पर बच्चा, तो लखनऊ में है, ठीक है। अब आज इस नृत्य का उन्नायक ठाकुर प्रसाद को माना जाता है, और बिंदा दीन ने कथक में ठुमरी गायन का क्या किया, प्रवेश किया, ठीक है। इस नृत्य में के कलाकारों में ठाकुर प्रसाद, शंभू महाराज का नाम याद रखना, बिरजू महाराज का नाम याद रखना, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सब लोग कथक से संबंधित है, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट। लोक नृत्य देखो, ख्याल नृत्य कहाँ से है, तो बुंदेलखंड वाले रीजन में। पुत्र का जब जन्म होता है तो उसमें ख्याल नृत्य किया जाता है। चरकुला नृत्य की बात करें तो चरकुला ब्रज वाले क्षेत्र में किया जाता है। रथ के पहिए पर घड़ा रख करके नृत्य किया जाता है। कई बार बहुत दीप जाता है तो पूछ लेता है
कि चरकुला नृत्य की क्या विशेषता है। तो याद ध्यान रखना कि चरकुला, ठीक है, तो चरकुला में रथ के पहिए पर घड़ा रख के नृत्य किया था, जबकि ख्याल नृत्य पुत्र के जन्मोत्सव पर किया जाता है। एक राहुला नृत्य है जो बुंदेलखंड वाले रीजन में किया जाता है, यह लोक कथनों और कहावतों का मंचन है। पाई डंडा नृत्य भी कई बार पूछा गया है, यह बुंदेलखंड में होता है, वहाँ के जो अहिर समाज है, अहिर समाज के द्वारा ही किया था पाई डंडा नृत्य, ठीक है। राय नृत्य देखो, मयूर नृत्य इसको भी बोलते हैं, यह भी बुंदेलखंड का है। और कार्तिक नृत्य भी कहाँ का, बुंदेलखंड का है। तो बुंदेलखंड का कौन कौन नृत्य हुआ, राय नृत्य, कार्तिक नृत्य, पाई डंडा नृत्य और ख्याल नृत्य, राहुला नृत्य। कई बार ऐसे लगाने के लिए आता है कि किस जगह का कौन सा स्थान कौन सा नृत्य है। देखो धुरिया नृत्य भी बुंदेलखंड का है, इसको भी आप लोग ध्यान रख लेना। चौरसिया नृत्य कहाँ का भैया, जौनपुर में है, यह कहारों के द्वारा किया जाता है नृत्य। कर्मा नृत्य कई बार पूछा जाता है, यह सोनभद्र और जो मिर्जापुर है वहां की जो जनजाति है उनकी जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कर्मा नृत्य है। धुरिया के बारे में हमने बता ही दिया, और यह कुम्हार के द्वारा किया जाता नृत्य है। लठमार दिवाली कहाँ पर, चित्रकूट में मनाई जाती है दीपावली के अवसर पर। चौलन नृत्य देखो मिर्जापुर और सोनभद्र वाले रीजन में अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए किया जाता है। और उसके बाद देखो कटघोड़वा नृत्य कहाँ पर, पूर्वांचल का नृत्य है। खडिया नृत्य कहाँ का, सोनभद्र का है, इंपॉर्टेंट याद रखना। कटघोड़वा याद रख लेना। और उसके बाद देखो कम से कम सबका वो याद न रख सको कि कौन किस लिए किया था, तो कम से कम कहाँ पर ये तो ध्यान रखना है। सौरा नृत्य या सौरी नृत्य या ढोला नृत्य कहाँ पर, सोनभद्र और मिर्जापुर में। जबकि झूला नृत्य और रास नृत्य कहाँ पर, ब्रज ब्रज वाले। झूला और रास तो ब्रज में होगा ही, याद रखना ही है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आ जाइए, उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य कौन सा, नौटंकी है। रामलीला का संबंध मुख्यतः ब्रज शैली से ही है। प्रदेश के राजपूतों में विवाह के अवसर पर तलवार और धार लेकर किए जाने वाले जो लोक नृत्य है उसको क्या बोलते हैं, छोलिया नृत्य बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोकगीत के जानो, जैसे कि बिरहा है, चैती है, ढोला है, कजरी है, रसिया है, आल्हा है, यह सब उत्तर प्रदेश क्या है, प्रमुख लोक नृत्य है। अब कौन कौन से जगह के हैं, तो रसिया लोक जो गीत है उत्तर प्रदेश के कहाँ, ब्रज भूमि वाले क्षेत्र से गाया जाता है। कजरी लोकगीत की बात करेंगे तो यह सावन में महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, और यह मिर्जापुर वाले रीजन से इसकी शुरुआत मानी जाती है। बनारस वाले रीजन में भी पाया जाता है। मिर्जापुर के कजरी के 4 अखाड़े भी है, पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा, अखड़ अखाड़ा। अब उसके बाद देखो ढोला लोकगीत उत्तर प्रदेश के आगरा तथा मेरठ में प्रचलित है। सोहर आपको पता है कि पूर्वांचल में लोकगीत है जो बच्चों के जन्म पर गाया जाता है। ईसुरी फाग का प्रचलन कहाँ पर, यह बुंदेलखंड में गाया जाने वाला गीत है। उसके बाद वर्तमान में रामलीला, रासलीला, नौटंकी सब तो होता ही है, ये सब आपको पता ही है। कुछ लोक कला को यहाँ देख लीजिए मैप के माध्यम से। जैसे कि ब्रज क्षेत्र में अगर हम जाएं तो ब्रज क्षेत्र में देखो मथुरा है, अलीगंज है, कासगंज है, आगरा, फिरोजाबाद, ये सब ब्रज क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन से नृत्य यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एक साथ, देखो चरकुला है, रास नृत्य है, झूला नृत्य है, रसिया नृत्य है। उसके बाद देखो पूर्वांचल वाले रीजन में देखो इतने सारे जिले हैं, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, अमेठी, बहराइच, गोंडा सब है। अब उसमें देखो अगर आप देखोगे बलरामपुर में तो घोड़वा नृत्य है। सोहर सोहर लोकगीत कहाँ पर, सिद्धार्थनगर में देखने को मिल रहा है, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि सब पूर्वांचल के ही हैं। चौरसिया नृत्य देखो जौनपुर के हैं। डठिया नृत्य कहाँ के हैं, पर्टिकुलर अगर पूछे तो सोनभद्र, नहीं तो पूर्वांचल का तो है ही। कर्मा नृत्य, चौलर नृत्य, सौरा या ढोला हमने आपको दिखाया कि यह कहाँ से, यह मिर्जापुर वाले रीजन के नृत्य है। कजरी देखो मिर्जापुर का ही है। एक्चुअल में यह मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों वाले रीजन में पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये सब। और उसके बाद करा चित्रकूट में लठमार दिवाली नृत्य, होली नहीं लठमार दिवाली की बात कर रहा है, लठमार होली तो आपको पता ही है। उसके बाद देखो महोबा में ख्याल, राहुला, राई नृत्य, कार्तिक नृत्य, धुरिया और पाइंडा नृत्य। और ईसुरी फागरी, जो ईसुरी फाग है यह झांसी में जो है आपका लोकगीत है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको महत्वपूर्ण गीत समझ में आया होगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें, जैसे साधना नाट्य कला केंद्र की बारे में बात करें कहाँ पर है, तो यह गाजियाबाद में है। नेहरू बाल भवन एवं नक्षत्रशाला कहाँ पर है, तो यह प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जन नाट्य संघ द्वारा रंगमंच से संबंधित प्रथम पत्रिका रंगमंच के नाम से प्रकाशित हुआ था, कब, 1953-1954 में। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। चित्रकला और मूर्तिकला के संबंध में अगर हम जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ था, तब जब 1911 में लखनऊ में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। मध्यकाल में प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली मुगल शैली, आगरा शैली थी, हमने आपको बताया, जिसकी नींव किसने रखी थी, हुमायूं के द्वारा रखी गई थी। इसकी नींव हुमायूं के दरबार में फारस का मीर सैयद अली और ख्वाजा
अब्दुसमद नामक चित्रकार अपने साथ भारत लेकर के आया था। ये बात ध्यान रखना। कौन कौन? मीर सैयद अली और अब्दुसमद, ये पूछा भी गया है। अकबर ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग ही खोल दिया था और जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। नींव किसने रखी? हुमायूं ने। किसके समय चरमोत्कर्ष पर पहुंची? जहांगीर के समय में। काफी महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। भारतीय कला परिषद की स्थापना 1920 में वाराणसी में की गई थी। वर्ष 1950 में वाराणसी में भारतीय कला भवन की स्थापना काशी हिंदू विश्वविद्यालय में की गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। और शिवनंदन नौटियाल सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? शिवनंदन नौटियाल ने। प्यासा ऊट सुहाग बिंदी की रचना आपका विश्वनाथ मेहता ने किया था। इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए। चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछे गए सवाल हैं, उसको हम लोग जरा सा क्वेश्चन आंसर के रूप में देख लेते हैं फटाफट। देखिए, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम मकबरा कई बार पूछा गया, कहां पर है भैया? तो फैजाबाद में है। देखो, तमाम तरह के एग्जाम में से पूछे गए, ये ध्यान रखना। प्रसिद्ध नैमिषारण्य, अभी हमने आपको बताया, जहां 60,000 ऋषियों के द्वारा किया गया, वो सीतापुर में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। ठीक है। और लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, 1975 से 76 के समय में शुरुआत हुआ था। और उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा? देखो, नहीं है, 13 ताल नहीं है। बाकी लोकगीत हमने आपको दिखाया है सब अभी। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? देखो, फगुआ नहीं है। जब आप सब कुछ जानते रहेंगे तो निश्चित रूप से एलिमिनेट कर देंगे। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है तो जैता है। गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर हमने आपको बताया था। कहां पर? झांसी में। उत्तर प्रदेश में किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों, देखो, नौचंदी का मेला। ठीक है। अब देखो, उसके बाद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातत्व एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए उसकी स्थापना और संस्कृति विभाग का किसको जो सम्मिलित नहीं किया, उसकी बिक्री उसमें सम्मिलित नहीं है। उसके बाद कह रहा है महाकुंभ कब? 12 वर्ष पे। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1964 में। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है। ठीक है। देखो, कितना डीप जाके पूछा है। रामनगर कहाँ पड़ता है? बनारस पड़ता है। वहां का रामलीला का मंचन 31 दिनों तक चलता है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किसको? ऋषि व्यास को। फारसी का प्रथम कवि जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित कर दिया, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, सब बताया गया अभी। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से, देखो पूछना शुरू कर दिया। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली में। और कौन कौन सा वाद्य यंत्र इसने जो है निर्माण किया? आप इसको बताइएगा। उत्तर प्रदेश ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृति केंद्र NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का कौन सा आयोजन शहर कहाँ पे करेगा? ये सब करंट क्वेश्चन उस समय का हो गया। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुए, देखो भारत खंडे, कब? 1936, अभी हमने आपको बताया। 1926 है ना, 1926 बताना इंपॉर्टेंट है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र किस स्थान पर अवस्थित है? तो प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? वाराणसी है। और कह रहा है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर है? तो यहाँ पर यमुना नदी। कौन सा जिला है? हमने आपको ऊपर बताया, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ का मजार, यह प्रतिवर्ष लगता है, मेरठ में है। नौचंदी का मेला भी हमने आपको ऊपर दिखाया ही। शाकंभरी देवी का मेला देखो सहारनपुर में। विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में। हिंदू मुस्लिम प्रतीक सुलह कुल मेला हमने बताया कहाँ पर? आगरा में। उसके बाद देखो, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली की मजार पर मेला कहाँ पर? देवा शरीफ में। दीवारी पाई डंडा लोक नृत्य हमने आपको बताया कि यह बुंदेलखंड का है। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक किस घराने से? बनारस घराने से। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, जो ऊपर अच्छे से पढ़ा होगा सब कुछ अच्छे से कर ले जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा चैती ढोला। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर? झांसी में। धुरिया लोक नृत्य कहाँ पर? बुंदेलखंड में। आल्हा कहाँ पर? आपको पता है बुंदेलखंड का ही है। उत्तर प्रदेश ब्रजमंडल का संबंध चरकुला से है। उसके बाद देखो, नृत्य की संस्कृति संबंधित ख्याल और बाज, लखनऊ। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी कहाँ से? बुंदेलखंड से है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य देखो, रवाला नृत्य, बढ़ैया नृत्य, राय नृत्य, ये सब आपका वहीं का है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कहाँ भैया? धोबिया है, राई है, सायरा है। कार्तिका लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। ये सब आपका 4 ऑप्शन में से सिर्फ और सिर्फ आंसर बताया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश का लोकगीत देखो रसिया है, बिरहा है, कजरी है, जरा एरिया लिख के बताइएगा आप लोग। धोला लोकगीत लोकप्रिय कहाँ पर है? आगरा और मेरठ वाले में। काम्पिल मेला कहाँ पर? जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कौशाम्बी, कई बार पूछा गया है। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका जिनकी जिनका वो है भर्तृहरि का है। किस शहर में कुंभ मेला? सबको पता है कि महाकुंभ 12 वर्ष में लगता है। कहाँ पर? इलाहाबाद में। उसके बाद कुंभ, अर्धकुंभ ये सब लगता रहता है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला का प्रतिवर्ष आयोजन गढ़मुक्तेश्वर में। उत्तर प्रदेश किस शहर में आपको निम्नलिखित में से राजसी घाट मिलेंगे? जैसे कि आपका अस्सी घाट है, मणिकर्णिका घाट है वाराणसी में। बांके बिहारी का मंदिर वृंदावन में। 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर वृंदावन में। सारनाथ का वह पवित्र स्थान जहां पर वाराणसी में अपना पहला उपदेश दिया था बुद्ध ने। उत्तर प्रदेश में काशी स्थित प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र गंगा। इखलास खान का रोजा मकबरा कहाँ पर? बदायूं में। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध नगर यहाँ आपको पता है इनकी मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर रामभर स्तूप है। इमामबाड़ा आपको पता है लखनऊ में, जरा लिखिए किसने निर्माण करवाया था, हमने आपको बताया। देखो साझी कला मथुरा से शिवलिंग की परंपरा का विकास करता है, ठीक है। और बदायूं ने अपनी जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? बदायूं अपने। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को क्या कारचोबी कहा जाता है। कुछ टफ भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभार चर्चा में रहते हैं तो आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा करंट वाले में भी आप लोग न्यूज बना के रखिएगा, ठीक है। कथक देखो उत्तर प्रदेश का एक लोक प्रिय शास्त्रीय नृत्य है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। महा देखो कितना सारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। महाकुंभ मेले का तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। महाकुंभ की जो तिथि होती है कब जो है किस दिन को पड़ेगा, कितने साल बाद पड़ेगा, ये सब ध्यान रखना। कह रहा है कि ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। फैयाज खान के द्वारा स्थापित रंगीला घराना कहाँ पर? आगरा में। हरदौल कथा विशेष रूप से बुंदेलखंड वाले रीजन में, ठीक है। और कह रहा है झूला उत्तर प्रदेश एवं बिहार की बारिश के मौसम में। अब देखो नृत्य एवं संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना आपको पता है, पूरब घराना। दुम पुख्त उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? व्यंजन पकाने की एक विधि है। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा को दस्तरखान बोलते हैं। आपको पता है कि दस्तरखान कई जगह रेस्टोरेंट भी खुल गया है, लखनऊ में प्रसिद्ध है। और दस्तरखान का मतलब क्या होता है कि भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? तो बरसाना। बधाई कौन सी विधा है? तो बुंदेलखंड का लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या भैया? बिरहा है। लठमार होली बरसाना में। राधा गीत कृष्ण देवत रसिया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला? हमने अभी बताया था, आगरा में। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब? नवंबर दिसंबर में। उसके बाद कह रहा है कि रामलीला और रासलीला कहाँ पर? लोक नाटक और लोक नृत्य की शैली के उदाहरण है। एक लोक नाटक है और लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर, तेल का दीपक रख करके डांस करती हैं ना, उसमें नृत्य करती हैं। चरकुला उत्तर प्रदेश सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है, ये ध्यान रखना। वही चरकुला नृत्य जिसकी बात हो रहा है। इसी का देखो यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि इसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड मंच पर एक साथ 108 लैंप लेकर के नृत्य करती है, बहुत बड़ी बात है। कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश संबंधित देखो नहीं है? कठपुतली यहाँ का नहीं है। किस शहर पर सोहर लोकगीत का गायन किया था? बच्चे के जन्म पर। उत्तर प्रदेश में कौन सा लोकगीत जीवन चक्र रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म पर? तो सोहर है। पाई डंडा देखो बुंदेलखंड के अहिर समाज के द्वारा, ये हमने बताया। सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को चिकनकारी बोलते हैं। चिकनकारी मुख्य रूप से लखनऊ का है। उसके बाद वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? गिद्धा नृत्य। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आप छाट दीजिएगा निश्चित रूप से। आगरा घराने के ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से रिपीट भी होते हैं, इसलिए ध्यान से करिएगा आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने प्राण प्रिया उपनाम से कई रागों में बंदिशें की। उसके बाद कह रहा है छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो देखो रवि सूर्य की। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? मिर्जापुर वाले जिले में सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका नाम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ? पंडित किशन महाराज का। उसके बाद कह रहा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में किसका संबंध उत्तर प्रदेश से संबंधित था? सिद्धेश्वरी देवी का। कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को वाले विरासत में है? तो ताजमहल। भारत माता मंदिर कई बार पूछा गया, वाराणसी में है।
किस वर्ष यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त विरासत सांस्कृतिक विरासत सूची की प्रतिनिधि सूची में कुंभ को शामिल कर दिया गया? 2017 में। देखो 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश किस जिले में है? तो आपको बता, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल में अपना चरम स्थान हासिल किया? तो जहांगीर। जबकि नींव किसमें रखी गई? तो हुमायूं में। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी? उर्दू है, हिंदी के बाद। उसके बाद कह रहा है नवाबों का शहर कौन सा? लखनऊ है। फिर कह रहा है बरसाना में होली डंडे के साथ। उसके बाद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल मेला किस समुदाय से है? तो जैन समुदाय से है। माघ मेला आपको पता है मकर संक्रांति। लखनऊ घराने की नींव किसने रखी थी? बाछू खान के द्वारा रखी गई थी। उसके बाद कितना सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं का अधिक ध्यान रखता है? बनारस। भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, फर्रुखाबाद में ही पड़ता है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश कहाँ से? इटावा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन सा गीत? कजरी। फिर कह रहा है नौचंदी एक रंग बिरंगा मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो मेरठ में होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। उसके बाद देखो मुत्तसरी, जो मुस्तरी बाई फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। अल्लाह के बारे में आपको पता है, बुंदेलखंड संबंधित है। किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के बाद किया था है के समय किया था? तो सौरा नृत्य। आगरा मोती मस्जिद का निर्माण बहुत बार पूछा गया, शाहजहां के। ब्रज भाषा बोलने वाले का घर किस क्षेत्र में आता है? निचली दोआब वाले रीजन में। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला लगता है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के कहा? फतेहपुर सीकरी में पड़ती है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई की, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, रानी अहिल्याबाई के द्वारा कराया गया था। कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश सबसे कम बोली जाती है? तो संस्कृत। ये ध्यान रखना। तो इस तरह से आपका दो महत्वपूर्ण साहित्यिक सेक्शन और ऐतिहासिक सेक्शन दोनों अच्छे से हमने कंप्लीट किया। अब कुछ और यहाँ पर साहित्य और कुछ पत्र पत्रिकाएं बची हुई हैं। हमने नृत्य, लोक नृत्य, ठीक है, ये सभी हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख साहित्य और कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं जिसको हम लोग थोड़ा सा ही ज्यादा नहीं है उसको कंप्लीट करके इससे संबंधित दो 4-10 क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी कर लेंगे। ये महत्वपूर्ण आपका सेशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आइए ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस 1 मिनट मुझे दीजिए। देखो कुछ ऐसी चीजें हैं इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ से हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता है भैया? तो गोरखपुर से प्रकाशित होता है। कई बार पूछा गया कल्याण पत्रिका कहाँ से आती है, प्रकाशित होती है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद वर्ष 1845 में प्रकाशित बनारस अखबार जो था उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र था। ठीक है, अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन है तो बनारस अखबार। कब निकाला गया? 1845। किसके द्वारा निकाला गया? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी का देखो प्रथम पत्र कौन है? हिंदी का प्रथम पत्र कौन है? उदंड मार्तंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। संपादक इसके कौन है? युगल कुशोर शुक्ल। कहाँ संबंधित थे? कानपुर में। कहाँ से निकालते थे? तो कलकत्ता से निकालते थे। ये उत्तर प्रदेश नहीं कलकत्ता से निकालते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश कानपुर से संबंधित है। इनका जन्म ही हुआ था। हिंदी का प्रथम पत्र उदंड मार्तंड है। हिंदी का अगर प्रथम पत्र पूछे कौन सा है, उदंड मार्तंड, तो कहाँ से निकाला गया? ये कलकत्ता से। लेकिन आगे ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आंदोलन को अभिप्रेरित करने वाला स्वदेश जो वर्ष 1919 में गोरखपुर से निकाला गया। स्वदेश पत्रिका का प्रकाशन कहां से? गोरखपुर से। उर्दू पत्र सदरुल अखबार आगरा से निकाला जाता था, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद देखो गीता प्रेस के द्वारा कल्याण पत्रिका निकाला जाता था, ये आपने देखा। हिंदू समाचार पत्र अंबिका प्रसाद गुप्त के द्वारा वाराणसी से, और प्रताप हमने आपको ऊपर पढ़ा है गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर संबंधित है। ये जो आपका 1910 में, ठीक है, प्रताप पत्रिका, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और एक हिंदी का प्रथम पत्र जो उदंड मार्तंड है, जिसके संस्थापक भी युगल, इसके संस्थापक कौन? युगल किशोर है। यह भी कानपुर से जो है संबंधित है। और यहाँ पर कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, इनका भी संबंध किससे? कानपुर से। और ये कौन पत्रिका निकालते थे? प्रताप, 1910 में। तो सीधा सीधा मिलाने के लिए और उनका सीधे सीधे नाम संस्थापक पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। हंस पत्रिका के संस्थापक मुंशी प्रेमचंद्र। अभ्युदय के पंडित मदन मोहन मालवीय। कल्याण आपको बता दिया गीता प्रेस। और जाम ए जहनुमा भारत में उर्दू का पहला अखबार है, लाला सदासुख लाल और हरिदत्त के द्वारा। ठीक है। कौमी आवाज कई बार पूछा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किरदई के द्वारा। आज
जो समाचार पत्र आया शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। लोकमित्र का प्रकाशन देखो 1863 में आगरा से हुआ था और यह ईसाइयों के मासिक पत्र था जो शुद्ध हिंदी में छपता था। और प्रदेश में हिंदी पत्रकारिता को उग्र स्वर किसने दिया? सुंदरलाल के पुत्र कर्म योगी ने दिया। बस इतना याद रखोगे, काम आपका बन जाएगा। ठीक है, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं ये देखिए, ब्रह्मज्ञान प्रकाश केशव चंद्र सेन, तत्वबोधिनी गुलाब शंकर, भारत पत्रिका हिंदी और उर्दू दोनों में छपता था लखनऊ से, कल्याण आपको पता है गोरखपुर छपता था, वाराणसी देखो बनारस अखबार, आज दैनिक समाचार ये ध्यान रखना, प्रयागराज सरस्वती पत्रिका, प्रताप हमने बताई दिया गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से। ठीक है, उसके बाद देखो दैनिक जागरण झांसी से। तो ये सब चीज थोड़ा सा आप लोग इंपॉर्टेंट देख लेना। और भाषा विभाग के बारे में अगर हम देखें तो प्रदेश में 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया था। कब? 1947 में देवनागरी लिपि लिखित हिंदी राजकीय भाषा। और 1968 में राजभाषा हिंदी का प्रयोग क्या कर दिया गया था? सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया था। और 1989 काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था किसको? उर्दू। तो और यहाँ पे कुछ संस्थान जैसे हिंदू एकेडमी कहाँ पर है? सॉरी, हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ पर है? प्रयागराज में 1927 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ पर? लखनऊ में है, ये थोड़ा देख लेना। और उसके बाद उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान भी लखनऊ में। ठीक, और उसके बाद देखिए आप लोग उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी कहाँ पर है? इसकी स्थापना 1972 में की गई थी, लखनऊ में है। और यहाँ पे देखना सिंधी वाला भी लखनऊ में है। ठीक, और उत्तर प्रदेश पंजाबी वाला भी लखनऊ में है। और भाषा संस्थान कहाँ पर? लखनऊ में। ये इंपॉर्टेंट था 1994 में। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं और ये आपका 3 चैप्टर महत्वपूर्ण कंप्लीट हो जाएगा। देखो, किस्सा राधा करैया के लेखक कौन है? नवाब वाजिद अली शाह। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से? गोरखपुर से। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ से? कवित्री है ये, ऐसा नहीं कि पुरुष मत समझ लेना, फर्रुखाबाद। रामायण के राम रचयिता वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर? ब्रह्मवर्त में। उसके बाद देखो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ पर? यह आपका लोकनाथ एरिया इलाहाबाद में पड़ता है। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में? ब्रज भाषा में। कह रहा है संत कबीर का जन्म और पालन पोषण कहाँ पर? वाराणसी में। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने बनारस अखबार नामक पहली समाचार अभी हमने आपको ऊपर दिखाया। ठीक है, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका बाल बोधनी 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है। इसके संपादक कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन? रघुपति सहाय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म पूछ दिया। और 20वीं शताब्दी में मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय, इनका घरेलू नाम भी पूछ दिया गया। राष्ट्र कवि मैथिलीश्वर गुप्त का जन्म स्थान पूछा गया, झांसी। और यह तो कभी कई बार से बताते चले गए कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ। और गोदान जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो ये आपका महत्वपूर्ण सेशन 3 चैप्टर था। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। निश्चित रूप से आप लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जो लोग नए हो कर लीजिएगा। और कुछ अगर आपको डाउट फंस जाए तो कमेंट बॉक्स में निश्चित कमेंट कर लीजिएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और कोशिश यही रहेगी 2 से 3 वीडियो में इसको कंप्लीट पहले कर दिया जाए कि जो चीजें उठाई जाए उसको कंप्लीट कर दी जाए। समय कम बचा है, 2 या 3 वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।